Good morning, everyone. Online live students, very good morning. तो कल हमने क्या स्टार्ट किया था? कंपनीज एक्ट 2013. तो थोड़ा सा 5 मिनट हम लगाएंगे वॉट एवर वी हैव डिस्कस इन द स्टडीज़ क्लास. थोड़ा सा रिकैप करते हैं. द लॉ दैट इज द कंपनी लॉ. आवाज़ थोड़ी सी कम कर दो, हल्की सी कम. We have discussed that the nature of this law, company law, is that basically it regulates the company form of business. It means whenever any business is done in the form of a company, whether that business is relating to goods or relating to services, in goods, any kind of services, the only important thing I need to check that the business is being done in the form of a company. Company form में business किया जा रहा है, then definitely company law will apply. एंड जब कंपनी लॉ की बात करें प्राइमरली आज के दिन इट इज़ कंपनीज एक्ट 2013. लेकिन मैंने आपको बताया था जो एक्ट होते हैं वो अपने आप में कंप्लीट लॉ नहीं होते हैं. एक्ट के अंदर जो सेक्शंस होते हैं उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें लेजिस्लेचर ने आपको एग्जीक्यूटिव को पावर डेलीगेट की होती है कि आप ये चीज़ें आप प्रिस्क्राइब करेंगे. एंड जैसे सेक्शन में जगह जगह लैंग्वेज होती है कि दिस फॉर्म इज टू बी फाइल्ड विद इन सच पीरियड एज मे प्रिस्क्राइब्ड अलॉन्ग विद सच फीस एज मे प्रिस्क्राइब्ड. ठीक है, अलॉन्ग विद सर्टेन डॉक्यूमेंट्स एज में प्रिस्क्राइब्ड. बहुत सारी चीज़ें जो एज में भी प्रिस्क्राइब लिखा, इसका मतलब क्या, बेसिकली लेजिस्लेचर ने सेक्शन में ऐसा लिख के एग्जीक्यूटिव पावर को पावर डेलीगेट किया, एग्जीक्यूटिव को पावर डेलीगेट किए टू प्रिस्क्राइब दोज थिंग. और वो प्रिस्क्राइब कैसे करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस. तो हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव बॉडी जो होगी उस लॉ से रिलेटेड वो क्या बनाएगी? रूल्स. और सबऑर्डिनेट एग्जीक्यूटिव बॉडी जो हाईएस्ट के नीचे है, जैसे कंपनी लॉ कॉन्टेक्स्ट में बताया था, हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव बॉडी कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. एंड उसके नीचे वी हैव रीजनल डायरेक्टर एंड उससे भी नीचे वी हैव रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी. तो अगर आरडी या आरओसी को पावर डेलीगेट कर रखी है तो वहाँ पे वो रेगुलेशन बनाएंगे, और एमसीए को पावर डेलीगेट करेंगे तो रूल्स बनाएंगे. तो ये भी लॉ का पार्ट है. लेकिन यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव बॉडी जो लॉ बना रही है ये डायरेक्टली नहीं बना रही, उनको ऐसा करने की पावर किसने दी है? लेजिस्लेचर ने. इसलिए जो रूल्स और रेगुलेशंस को हम कई बार डेलीगेटेड लॉ भी बोलते हैं. डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, लॉ मेड अंडर द डेलीगेटेड पावर ऑफ द लेजिस्लेचर, ऑल्सो कॉल्ड एट डेलीगेटेड लेजिस्लेशन. इसलिए एक मैंने डायग्राम से भी एक चीज आपको समझाई थी कि दैट इफ दिस पिक्चर रिप्रेजेंट द लॉ देन दिस इज एक्ट, दीज आर रूल्स, रेगुलेशंस, डिसाइडेड केसेस, ये सब मिला के क्या बनता है? लॉ बनता है. सब मिला के क्या बनता है? लॉ बनता है. ठीक है. एंड इसलिए बोलते हैं लॉ इज अ वाइडर टर्म देन द एक्ट. बट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट लॉ का एक्ट ही होता है, क्योंकि एक्ट के थ्रू ही पावर मिली एग्जीक्यूटिव बॉडी को टू प्रिस्क्राइब द मेक द रूल्स, सबऑर्डिनेट एग्जीक्यूटिव टू प्रिस्क्राइब द रेगुलेट. डिसाइडेड केसेस, कोर्ट जो केस डिसाइड करते हैं, जिसको आप फाउंडेशन बोला प्रेसिडेंट, जो हायर कोर्ट के डिसीजंस एक्ट एज द सोर्स ऑफ लॉ फॉर द लोअर कोर्ट्स इन सिमिलर केसेस. इसका मतलब जो कोर्ट भी जो केस डिसाइड करता है तो अल्टीमेटली क्या करता है? दे आर टेकिंग द हेल्प ऑफ द प्रोविजन, दे आर इंटरप्रेटिंग द प्रोविजन ऑफ दिस. इनको आपको मिला के अकॉर्डिंगली उनके हिसाब से क्या मीनिंग होना चाहिए, अकॉर्डिंगली डिसाइड द केस. तो सोर्स तो अल्टीमेटली यही सारी चीजें हैं. तो सब में देखो स्टार्ट कहां से हो रहा है? एक्ट से हो रहा है. इसलिए हम बोलेंगे लॉ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? एक्ट है. बट एक्ट इटसेल्फ इज नॉट द कंप्लीट लॉ. वी नीड टू ऐड लॉट ऑफ थिंग्स अलॉन्ग विद द एक्ट एंड देन मेक टू मेक इट अ कंप्लीट लॉ. और आपके सब्जेक्ट हमेशा लॉ होते हैं, एक्ट सिलेबस में खाली नहीं होता, क्योंकि खाली एक्ट सिलेबस में होगा ये सब इनकम्प्लीट लॉ पढ़ रहे हैं एंड दैट इज ऑफ नो यूज, दैट इज ऑफ नो यूज. क्लियर है. और एग्जीक्यूटिव बॉडी वो इसमें साथ में रिवेज आपको हो गया. साथ में हमने एक पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस किया था. एक कंपनी जो है ऑलवेज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ऑलवेज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन. में एक छोटी सी बात मैं और ऐड कर दूं. ये जो वर्ड कंपनी है ये इंग्लिश का वर्ड है, लेकिन ये 2 लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया. एक लैटिन वर्ड है कॉम, दूसरा लैटिन वर्ड है पनिश, PANIS. एंड अच्छा ये लैटिन वर्ड्स, दीज आर नॉट इंग्लिश वर्ड्स.
फाउंडेशन में पढ़ा ना आपने कि सर लैटिन इज, मैंने बता रखा, वैसे जो नहीं बच्चे जानते हैं, लैटिन वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। एंड इसलिए अब जितने भी आप कोई भी लैंग्वेज में चले जाइए, लैटिन का कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट, वो पुरानी चीज़ है। जैसे मैं कभी कंपेयर करूँ हिंदी और संस्कृत में, विच वन इज ओल्डर, तो हिंदी में कई सारे संस्कृत से वर्ड डिराइव किए गए हैं। जो पुरानी चीज़ अल्टीमेट वो बेस बनता है ना, हमेशा हमेशा बेस बनता है, तो कई सारी चीज़ अब हिंदी में संस्कृत से डिराइव किया हुआ है। तो उसी तरह की वर्ल्ड लेवल पे अगर बात करें तो लैटिन वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज। तो आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ लीजिए, अल्टीमेट लैटिन का कहीं ना कहीं आपको इफेक्ट वहाँ पर न जाएगा, पुरानी लैंग्वेज है ना। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, आपने स्कूल में 10th तक साइंस, जो कॉमन साइंस पढ़ी है सबने, ठीक है, उसमें केमिस्ट्री का पोर्शन आता है, तो उसमें एक सिम्बल्स आते हैं, याद आते हैं सिम्बल्स। तो सोडियम का सिंबल क्या होता है? Na। अब बोलोगे साहब सोडियम का सिंबल Na क्यों है? तो सोडियम इंग्लिश में है, इसका लैटिन नेम है नाइट्रियम। तो जो सिंबल सारे बने हुए हैं वो लैटिन नेम से बने हुए हैं। अच्छा, बच्चों को वहां प्रॉब्लम क्या होती है, आजकल पढ़ाई करना कि सारा ना पढ़ाई सब अधूरी होने लगी है, ये भी एक दिक्कत है। तो बच्चों को ये तो पढ़ाते नहीं है, सीधा बोलते सोडियम सिंबल रट ले Na, तो उसके लिए आफत खड़ी हो गई। हम लोगों ने जब पढ़ा था ना, जब हम स्कूल में थे, कैसे पढ़ाते थे, एक कॉलम नाम, फिर इंग्लिश नेम, फिर लैटिन नेम, फिर सिंबल। तो लैटिन नेम से सारे सिंबल बने हुए। अगर लैटिन नेम मुझे पता है तो फिर सिंबल बहुत आसान हो गया, क्योंकि सिंबल डिराइव किससे हुए हैं? लैटिन नेम। अब जब पोटेशियम का आपने पढ़ा कि पोटेशियम का आपको लैटिन नेम कैलियम है, मरकरी का लैटिन नेम हाइड्रोजीनियम है, Hg, याद आ रहा होगा। तो हाइड्रोजीनियम से Hg बना है, ठीक है, ठीक है। गोल्ड का क्या था? Pb, याद है। प्लम्बम इज द बेसिकली लैटिन नेम, Pb इसलिए बना सिंबल उसका। अब जिसको पता है प्लेटिन, तो अब मैं खाली केमिस्ट्री के अंदर। अच्छा, मेडिकल साइंस में क्या टर्म बहुत डिफिकल्ट होते हैं? अरे मेडिकल साइंस में बीमारियों के नाम क्या, देखो कई बार आम भाषा में लोग बीमारी है, लेकिन टेक्निकल नाम बहुत टेढ़े होते हैं। अगेन लैटिन, तो लैटिन का एक्चुअली इम्पैक्ट सारे सब्जेक्ट्स में है, लॉ में भी बहुत जगह इसका इम्पैक्ट है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, तो अल्ट्रा वायरस का इंग्लिश वर्ड थोड़ी है, क्या है? लैटिन वर्ड्स है। इसका तो इसी तरीके से ये दो लैटिन वर्ड्स है, कॉम और पनिश, इनको मिला के कंपनी बनाया, इन दोनों को कंबाइन करके कंपनी बनाया, ये दोनों लैटिन वर्ड्स है। अच्छा बताइए, इन दोनों को मिला के कंपनी वर्ड बनाया है, इसका मतलब क्या? इन दोनों के जो इंग्लिश मीनिंग है, ये तो लैटिन वर्ड्स हैं, इनके जो इंग्लिश मीनिंग है, क्या उसको हम कंबाइन कर देंगे तो क्या इसका इंग्लिश मीनिंग बन जाएगा? देखो, कंपनी वर्ड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू लैटिन वर्ड्स, कॉम एंड पनिश। So if I combine the English meaning of this and English meaning of this, will I get the English meaning of this? Yes or no? तो कॉम का इंग्लिश मीनिंग है विथ और टुगेदर, विथ और टुगेदर। अच्छा, एक वर्ड यूज करता है कंपेनियन, साथी को बोलते हैं, विथ टुगेदर, साथ चलने वाला, ठीक है, कंपेनियन। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस ने जो इंडियन आर्मी बनाई, INA बनाई थी, सुना इंडियन नेशनल आर्मी, ठीक है, तो वो अपने सारे सोल्जर्स को क्या बोलते थे? कॉमरेड्स, कॉम साथी, ठीक है, कॉमरेड्स बोलते थे। कॉम वर्ड से इसी बना हुआ है कॉमरेड। कॉमरेड पूरा वर्ड है, वो डिराइव किससे हुआ है? कॉम से, साथी जो हमारे साथ चलने वाले, ठीक है, एंड कॉमरेड्स बोलते थे उनको। तो कैसे शब्दों को किस तरीके इस्तेमाल, तो ये एक्चुअली लैटिन वर्ड है, इसका मतलब इंग्लिश में क्या होता है? विथ और टुगेदर। पनिश का मतलब होता है इंग्लिश में ब्रेड और मील, ब्रेड और मील। अब हम सोचोगे सर ये दोनों का कॉम्बिनेशन, मैं बताता हूं क्या है। जो कंपनी वर्ड, इसका जो ओरिजिन है, ये वर्ड बना कैसे? अच्छा, अगर आपने थोड़ा कहीं पढ़ा हो इस तरह की चीजें, 11th-12 में शायद BST में कहीं आया होगा, जो अर्ली साइंस ऑफ ट्रेड थे, जो सबसे पहले पूरे दुनिया में व्यापार कैसे शुरू हुआ। आई एम सेइंग दैट ट्रेड, अर्ली साइंस ऑफ ट्रेड। अच्छा, पहले आप जानते हो जैसे मशीन, फैक्ट्री, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तो 18th सेंचुरी में यूके में हुआ था, आपने पढ़ा होगा, ठीक है, लेकिन ये तो बात की बात है। सबसे पहले ट्रेड कैसे स्टार्ट हुआ था? नहीं, बार्टर सिस्टम भी ठीक है, लेकिन ट्रेड करते कैसे थे लोग अपने हाथों से कुछ कुछ चीजें घरों में बनाते थे, मशीन का तो कंसेप्ट ही नहीं था, और उसको क्या कैरी करते थे फ्रॉम वन प्लेस टू द, घूम घूम के बेचते थे। कोई देयर नो ऑर्गेनाइज मार्केट की दुकानें हैं, कोई आपको इस तरह का कंसेप्ट ही नहीं था। तो लोग क्या करते थे, अपने हाथों से कुछ कुछ चीजें बनाते थे और घूम घूम के बेचते थे। तो एक्चुअली क्या होता था, अब जैसे ऐसे सारे लोग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो रास्ते में कहीं तो सुबह अपना खाना पीना सब लंच लेके साथ चले, ठीक है, अब वापस तो रात को शाम को वापस ही आएंगे, ठीक है।
तो वो क्या करते, रास्ते में कहीं इकट्ठे बैठ के एक साथ खाना खाते थे। होता ना कहीं पर भी, जैसे 4 5 10 लोग आपको इकट्ठे। तो फर्स्ट एक कंपनी वर्ड की ओरिजिन बता रहा हूँ कि सब ये वर्ड ओरिजिन इसका कैसे, इसको मतलब सबसे पहले ये कंपनी वर्ड किस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल हुआ था। तो वो जो ग्रुप ऑफ पर्सन होता था हु यूज्ड टू टेक देयर मील टुगेदर, उनको सबसे पहले कंपनी के नाम से संबोधित किया गया। हु द ग्रुप ऑफ पर्सन हु यूज्ड टू टेक देयर मील टुगेदर, मील वर्ड यहां से आ गया, टुगेदर, उनको सबसे पहले कंपनी के नाम से संबोधित किया गया। इट मीन्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन। अच्छा, लेकिन ये ओरिजिन है, कोई भी चीज का शब्द का ओरिजिन की स्टार्ट कैसे हुआ, और ये आज की बात थोड़ी है, वी आर टॉकिंग अबाउट 400 500 ईयर्स बैक। ये सुनो, तो उस समय पहली बार कंपनी वर्ड उस कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ था। अच्छा, इट मीन्स देयर इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन, देयर इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु डूइंग समथिंग टुगेदर, यहां पे मील। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ ओवर अ पीरियड, ये तो ओरिजिन है, धीरे धीरे क्या हुआ, कंपनी वर्ड को हमने हर उस एसोसिएशन के ग्रुप कॉन्टेक्स्ट में लगाना शुरू कर दिया वहां जब कुछ कॉमन है। क्या कुछ है कॉमन है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, डू यू कॉल योर फ्रेंड सर्कल एज ए कंपनी? नहीं बोलते, आई मीन अ गुड कंपनी, मेरे सारे दोस्त अच्छे हैं, ठीक है, पढ़ने लिखने वाले, ठीक है। नहीं बोलते वो बच्चा बैड कंपनी में फंस गया। तो क्या वो कंपनीज एक्ट वाली कोई कंपनी की बात कर रहे हैं क्या? नो। तो वहां कंपनी का मतलब क्या है, दे अ ग्रुप ऑफ पर्सन हु आर डूइंग समथिंग टुगेदर। अच्छा, जो फ्रेंड सर्कल होता है क्या, लॉट ऑफ थिंग्स यू डू टुगेदर। ये सुनो, आप एंजॉय साथ करते हैं, पढ़ाई साथ कर रहे हैं, घूमने साथ जा रहे हैं, लॉट ऑफ थिंग्स यू डू टुगेदर। So there is a group of person who are doing something together. तो पहली बार ये वर्ड यूज हुआ था इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूज टू टेक द मील टुगेदर। लेकिन धीरे धीरे इस कंपनी वर्ड को हमने वहां हर जगह लगाना शुरू कर दिया जहां एक ग्रुप है और वहां कुछ कॉमन चीजें हैं जो साथ वो करते हैं, एंड दैट ग्रुप वी आर स्टार्टेड रेफरिंग एज द वर्ड कंपनी। देखो लो, प्रैक्टिकली आज भी आप देख लो अपने फ्रेंड सर्कल को कंपनी वर्ड यूज करते हैं। तो ये मैं ओरिजिन पहले क्या हुआ, सबसे पहले किस कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ था, फिर धीरे धीरे इसका इस्तेमाल थोड़ा सा वाइड हो गया कि जहां भी कोई ग्रुप है और कुछ वो कॉमन साथ में साथ चीजें करते हैं, वी हैव स्टार्टेड रेफरिंग दैट ग्रुप ऑफ पर्सन और एसोसिएशन ऑफ पर्सन एज द कंपनी। ये अच्छा, ये मैं कोई टेक्निकल मीनिंग नहीं बता रहा हूं, ये कंपनी एक्ट में कंपनी क्या डेफिनेशन दे रखी है। अच्छा, ये क्या बताया मैंने आपको, जनरल मीनिंग और टेक्निकल मीनिंग। जनरल मीनिंग बताया, कह सकते हैं लिटरल मीनिंग बाय द वेरी वर्ड इटसेल्फ, कि वर्ड से हम कंपनी वर्ड से क्या समझते हैं बाय द वेरी वर्ड। लिटरल मीनिंग की भी अपनी एक इंपॉर्टेंस होती है, ध्यान रखिएगा। टेक्निकल मीनिंग अभी डेफिनेशन भी हम थोड़ी अभी स्टार्ट ही करने वाला हूं, डेफिनेशन ऑफ कंपनी वो भी हम डिस्कस करेंगे। बट सवाल ही उठता है कि टेक्निकल मीनिंग को भी समझने के लिए आपको लिटरल मीनिंग भी पता होना चाहिए। लिटरल मीनिंग बाय द वेरी वर्ड इटसेल्फ, कि वो शब्द ही अपने आप में क्या कह रहा है, वो अपने आप में क्या कह रहा है, ठीक है। और अगर वो पता है तो बहुत सारे क्या टेक्निकल मीनिंग भी आपको समझने में हेल्प मिलती है। इसलिए बोलते सीधा टेक्निकल नहीं पढ़ना चाहिए। आप, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको इसी तरह एग्जांपल देता हूं। तो ये तो मैंने ओरिजिन बताया कि सब कंपनी वर्ड किस तरीके से। बेटा पिछले 2 लेक्चर अभी अपलोड नहीं हुए हैं, मिसाल एक बार बात कर लेना रवि सर से, ठीक है। जैसे एक मैं एग्जांपल आपको देता हूं, एक फूड आइटम है, आप सब जानते हैं सैंडविच। एक्चुअली सैंडविच वर्ड का एक लिटरल मीनिंग है, फूड आइटम तो अलग चीज है, लेकिन एक लिटरल मीनिंग है। लिटरल मीनिंग है सैंडविच का मतलब होता है समथिंग विच इज क्रस्ट बिटवीन द टू थिंग्स। अब देखो ये कैरेक्टरिस्टिक उस फूड आइटम में भी है ना, कि दैट 2 पीसेस ऑफ ब्रेड बीच में कुछ ना कुछ फीलिंग है, दैट इज क्रस्ट बिटवीन द टू थिंग। तो एक्चुअली सैंडविच वर्ड का लिटरल मीनिंग होता है समथिंग विच इज क्रस्ट बिटवीन द टू थिंग्स। तो कई बार ऐसा लोग बोलते हैं कि 2 मोटे लोग के बीच में एक पतला कोई सोफे फंस गया, तुम दोनों मिलकर मेरा सैंडविच बना रहे हो, ठीक है। अब वहां पे तुम ढूंढने, अब देखो एक बच्चे को जिसको लिटरल मीनिंग पता है वो समझ रहा है कि साहब ये क्या कह रहा है। जिसको लिटरल मीनिंग नहीं पता बोला यार ये 3 बंदे बैठे हैं वो खाने का आइटम का, क्योंकि वो खाली सैंडविच का मतलब वही समझता है। तो गड़बड़ क्या हो रही है, उसे लिटरल मीनिंग नहीं पता। कई बार जैसे होता है ना, जैसे अभी दिल्ली में स्पेशली प्रॉब्लम रहती है विंटर्स में, फॉग बहुत होता है, स्पेशली अर्ली मॉर्निंग लेट नाइट, एंड इसकी वजह से रोड्स एक्सीडेंट बहुत होते हैं, सुना होगा आपने, बिकॉज ऑफ द डेंस फॉग। अच्छा, कई बार सुनोगे सब अर्ली मॉर्निंग बिकॉज डेंस फॉग अ कार वाज सैंडविच बिटवीन द 2 ट्रक्स। ऐसा कई बार न्यूज़पेपर में आता है कि साहब कार वाज सैंडविच बिटवीन 2 ट्रक्स। अब छोड़ो, जिसको लिटरल मीनिंग पता है सैंडविच का वो समझ जाएगा, जिसको लिटरल मीनिंग नहीं पता वो सोचेगा 2 ट्रक के बीच में ये खाने वाली आइटम का। अब क्या हुआ, वो खाली सैंडविच का मतलब वही समझता है, तो डोंट अंडरस्टैंड द लिटरल मीनिंग। तो मैं एग्जाम्पल देके आपको खाली ये समझाना चाहता हूं कि लिटरल मीनिंग की भी समझ है तो दैट ऑल्सो हेल्प अंडरस्टैंडिंग लॉट ऑफ अदर थिंग।
लेकिन लिटरल मीनिंग की समझ नहीं है। अब आप सैंडविच का मतलब वही समझते हैं, फूड आइटम। डोंट यू थिंक एट टाइम्स यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड लॉट ऑफ कन्वर्सेशन, लॉट ऑफ थिंग्स यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड। तो हमेशा मतलब लिटरल मीनिंग भी समझना चाहिए। कंपनी का लिटरल मीनिंग जैसे मैंने समझाया, इट इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, दे इज वे समथिंग कॉमन, को कुछ चीजें इकट्ठी करते हैं दैट ग्रुप ऑफ पर्सन के लोग, एंड दैट इज टेक्निकल, दैट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ द टर्म कंपनी। तो ये एक लिटरल मीनिंग आपको हो गया, ठीक है। नाउ अच्छा, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, ये तो हो गया कंपनी एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है। अब हमने पढ़ा था एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी दो तरह के होते हैं, एक इनकॉर्पोरेटेड और एक अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन। अच्छा, इनकॉर्पोरेटेड का मतलब क्या पढ़ा था? वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन विच हैड गॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी, विच हैड गॉट अ सेपरेट लीगल, ऐसा एसोसिएशन पर्सन जिसकी क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, दैट एसोसिएशन ऑफ पर्सन इज कॉल्ड एज द इनकॉर। अच्छा, सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या है? उसकी अपनी एक एंटिटी है। अच्छा, एक बात है ना, अभी एक बच्चे ने मुझे, अभी मैं आ रहा था रास्ते में, उसका मैसेज आया था, मैं बार बार एक क्लियर कर रहा हूं, फाउंडेशन में अगर आपको कंपनी लॉ आपने जीरो पढ़ा है, कुछ नहीं पढ़ा, मैं जीरो लेवल से ही पढ़ा रहा हूं, तो आप उसकी टेंशन मत लेना कि साहब मैंने फाउंडेशन में नहीं पढ़ा। वो बच्चा, सर मैंने फाउंडेशन में मैंने कंपनी लॉ छोड़ ही दिया था, मेरे स्टूडेंट है, ठीक है, वो लड़की पता नहीं नाम नहीं पता मुझे, ठीक है, मेरे को मैसेज डाला था उसने भी, ठीक है, मैंने छोड़ ही दिया था, ठीक है, तो मैं फाउंडेशन का पूरा कंपनी लॉ दोबारा पढ़ना है। मैं बोला मैं जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूँ, जरूरत नहीं। अच्छा, जरूरत नहीं। मैं कहा बेटा बोल तो रहा हूँ जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूँ, और जितना फाउंडेशन पढ़ा उससे भी और एक्सटेंड करके पढ़ा रहा हूँ, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें और ऐड करके पढ़ा रहा हूँ। तो इसलिए आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप फाउंडेशन में आपने नहीं पढ़ा है या पढ़ा भूल गए, आप जस्ट फॉरगेट अबाउट दैट। हम समझिए ये सब्जेक्ट पहली बार पढ़ रहे हैं, जीरो लेवल से पढ़ रहे हैं, खत्म हो गई बात। तो बार बार उस सब्जेक्ट को परेशान होने की जरूरत नहीं है। नाउ देखिए क्या होता है, एक चीज बोलते हैं, कई लोगों को ये भ्रम होता है, कई लोगों को ये भ्रम होता है कि साहब हमने एक बार पढ़ लिया, दोबारा पढ़ने क्या होते हैं। आप दोबारा क्या 50वीं बार पढ़िए, कुछ नई चीजें मिलेंगी। दूसरी बार क्या 50वीं बार पढ़िए एक चीज को, कुछ नया मिलेगा जो शायद 49 टाइम्स नहीं मिला था आपको। इसको तो एक्सप्लोरिंग द री लर्निंग अगेन 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 अगेन, नए नए मतलब निकलते जाएंगे, नए नए मतलब। इसको तो गोइंग डीप इनटू द थिंग, गोइंग डीप इनटू। अभी तो क्या एक दो बार पढ़ ली क्या हो गया, कुछ भी नहीं है, तो चलता रहता है। देखिए हमने डिस्कस किया था इनकॉर्पोरेटेड का, जिसका मतलब जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी, जिसकी अपनी एक एंटिटी है और सेपरेट है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट से, एंड इट मीन्स उस एसोसिएशन को हम क्या मान रहे हैं, पर्सन की तरह ट्रीट करा लॉ, एंड लेकिन क्योंकि इट्स अ क्रिएशन ऑफ द लॉ, नॉट द क्रिएशन ऑफ द नेचर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एन आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन, अब आर्टिफिशियल पर्सन के साथ समस्या क्या है, ना अपना ब्रेन है ना अपने लिम्स है, एंड दैट्स वाई ना अपने आप डिसीजन ले सकता है ना इंप्लीमेंट कर सकता है। इसलिए हमेशा आर्टिफिशियल पर्सन के साथ क्या जुड़े होते हैं, नेचुरल पर्सन। अगर नेचुरल पर्सन जो भी करेंगे ऑन बिहाफ ऑफ द आर्टिफिशियल पर्सन, वो अपनी कैपेसिटी में कर रहे हैं एज एन एजेंट ऑफ द आर्टिफिशियल पर्सन। तो इसका तो आर्टिफिशियल पर्सन प्रिंसिपल हो गया और वो क्या हो गए, एजेंट। इसका मतलब, और हम बोलते हैं एक्ट ऑफ द एजेंट इज द एक्ट ऑफ द प्रिंसिपल। कॉन्ट्रैक्ट एजेंसी फाउंडेशन में ठीक है, इट मींस माना जाता है वो आर्टिफिशियल पर्सन ही सारी चीज कर रहा है। क्या माना जाता है, वो सारी चीजें कौन कर रहा है, आर्टिफिशियल पर्सन ही कर रहा है। क्लियर है। अच्छा, फिर हमने पढ़ा इनकॉर्पोरेटेड पर्सन को भी तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया था। स्टैब्लिश अंडर कंपनी लॉ, दैट इज कंपनीज, इस सारी कंपनी क्या है, दे आर ऑल इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ person. It means they all have got a separate legal entity. It means company has got an entity which is separate from its constituent. Who are the constituent? Member or shareholder. Company और member अलग अलग हैं, they are not one and the same, they are separate from each other. And ये concept law ने दिया, that's why का legal separate legal entity. And it means every company is an artificial person. Every company is an artificial person. देखो हर एक कंपनी के अंदर lot of natural persons are working there. As a director, as a officer, as an employee. तो वो जो भी कर रहे हैं, डिस्टेंस ले रहे हैं, इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं एज एन एजेंट ऑफ द कंपनी। कंपनी इज द प्रिंसिपल एंड दे आर द एजेंट, एंड माना जाता है कंपनी ही कर रही है, बिकॉज एक्ट ऑफ द एजेंट इज द एक्ट ऑफ द प्रिंसिपल। फिर दो तरह के और इनकॉर्पोरेटेड पर्सन मैं बताता, स्टैब्लिश अंडर स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट लाइक LIC, ICI, UTI एंड RBI, SBI एंड ऑल दैट। इनको क्या बोलते हैं, स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन और स्टैच्यूटरी बॉडी और स्टैच्यूटरी कंपनी बोलते हैं, लेकिन स्टैच्यूटरी वर्ड के साथ, ठीक है। और तीसरा क्या था, दैट इज द established under the LLP law, that is the LLP. LLP is also incorporated association of person. फिर दूसरे तरह का एसोसिएशन पर्सन क्या था, अनइनकॉर्पोरेटेड, जिसकी कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। और उसका बेस्ट एग्जांपल है पार्टनरशिप फर्म। क्या एग्जांपल है, पार्टनरशिप फर्म इज ऑल्सो एन एसो पर्सन, बट फर्म इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ ऑल द पार्टनर। तो वहां कॉन्स्टिट्यूएंट कौन है, पार्टनर, एंड फर्म की डेफिनेशन क्या है, फर्म इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द पार्ट।
इसलिए फॉर्म इज अ एग्जांपल ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन। तो नेट रिजल्ट क्या निकला? कंपनी के बारे में अगर बोले इट इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, इट मीन इट हैज गॉट अ separate legal entity. It means it has got an entity of its own which is separate from its constituent, that is member shareholder given by law, and that's why it is treated as a person in the eyes of law, artificial person. And that's why in every company we have a lot of employee direct officer who act on behalf of the company. They take the decisions or implement as an agent, and माना जाता है कंपनी सारी चीज कर, माना जाता है कंपनी सारी चीजें कर रही है। Is that okay? ये थोड़ा सा recap था whatever we have discussed in the last class. Now I move on to the definition of the term company. See this term company, अब तो वो मैंने अभी लिटरल मीनिंग समझाया था, अब ये टेक्निकल मीनिंग कंपनीज एक्ट में कंपनी की टेक्निकल क्या मीनिंग आपको, अच्छा डेफिनेशन दे रखे इसका मतलब क्या है? टेक्निकल मीनिंग है। डेफिनेशन दे रखे इसका मतलब क्या है? टेक्निकल मीनिंग है। This term company has been defined under section 2 clause 20 of Companies Act. Section 2 clause 20 of the Companies Act 2013, यहां पे इसकी डेफिनेशन दे रखी है। अच्छा डेफिनेशन मैं पढ़ाऊंगा, बट पढ़ाने से पहले एक चीज समझिएगा। अच्छा जनरली सेक्शन के बाद क्लॉज आता है, सब सेक्शन आता है। हमारे सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज, हमेशा होता है सब का मतलब होता है सब ऑर्डिनेट, उसके नीचे आ रहा है। लेकिन यहां मैंने सेक्शन का सीधा क्लॉज बोल दिया, सेक्शन 2 क्लॉज 20, मैंने ये नहीं बोला सेक्शन 2 सब सेक्शन 20। तो अगेन देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट, देयर इज अ रीजन। कोई किसी को कंफ्यूजन हो, कई बच्चे याद कर लेते बट दे डोंट अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड दैट कि साहब क्या कारण है कि हम यहाँ पे सेक्शन के बाद सब सेक्शन नहीं बोल रहे, राधा हम क्या बोल रहे हैं? क्लॉज बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? एंड देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट। देखिए ये बात मैं बता रहा हूं, बहुत ध्यान सुनिएगा और नोट करना, नोट भी कर लिए, क्योंकि फॉरएवर और हर लॉ में इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो सेक्शंस के जो स्ट्रक्चर होते हैं, आप कोई भी एक्ट उठा लीजिए और एक्ट के अंदर जो सेक्शंस होते हैं उनके कंटेंट जब आप देखोगे तो नॉर्मली 2 पैटर्न मिलेंगे आपको, 2 पैटर्न मिलेंगे। पहले मैं पैटर्न 1 की बात करता हूं। पैटर्न 1, contents of the section are interconnected with each other। मतलब एक पर्टिकुलर सेक्शन में जितना भी कंटेंट है वो सारी चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। नोट कर लो बेटा, सब चीज बोलना मतलब इंपॉर्टेंट है, हर जगह यूज होगा तो बेटा बोलना। मैं देखो ये चीजें हर चीज में बोल, नोट करो तो नोट करेंगे, ऐसे थोड़ी यार। फाउंडेशन में यार इस बात पे कितनी बार मैंने डांट लगाई है, इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए ना कि साहब कोई चीज, अच्छा ये बात किताब में लिखी हुई है क्या? क्या बताया था कल मैंने? जो चीजें किताब में नहीं है, एक्स्ट्रा चीजें बताया, नोट कर लिया करो। क्या होता है आज के दिन, अब तुम्हारा एग्जाम कब है? जो बच्चे अभी ज्वाइन के, सितंबर 2025, ऑलमोस्ट कंप्लीट 1 ईयर, ठीक है। तब तक तो पता नहीं क्या क्या चीज भूल जाओगे। द कंटेंट्स ऑफ सेक्शन आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर, मतलब एक सेक्शन के अंदर जितना कंटेंट है, जो भी चीज दे रखी है वो सब आपस में इंटरकनेक्टेड है। क्लियर? एक पैटर्न 2 contents of section are independent of each other। independent का मतलब क्या है? कनेक्टेड है, नहीं कनेक्टेड है? नॉट कनेक्टेड, नॉट कनेक्टेड भी लिखना चाहिए, लिख लो। इंडिपेंडेंट मतलब आपस में एक दूसरे कोई डिपेंडेंसी नहीं बोलते। अब मैं अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता हूं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहता हूं, मतलब क्या हुआ? मम्मी पापा के पैसों पर डिपेंड नहीं, मतलब उनसे कनेक्शन फाइनेंशियल एंगल से, वैसे कनेक्शन ही तोड़ रहे हैं, ठीक है, ठीक है, फाइनेंशियल एंगल से तो होता है। इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है? नॉट कनेक्टेड। तो इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, कंटेंट सेक्शन है इंडिपेंडेंट, मतलब एक सेक्शन में चीजें बहुत सारी हैं बट वो आपस में कनेक्टेड नहीं है, वो सब इंडिपेंडेंट है, सब अलग अलग है, ठीक है।
जो पैटर्न 1 अगर ये सेक्शन जितने भी एक्ट उठा लीजिए और जो उस एक्ट में जितने भी सेक्शंस होते हैं वो ज्यादातर पैटर्न 1 के होते हैं, ज्यादातर पैटर्न 1 के। ये समझो 99% सेक्शन आपके पैटर्न 1 के। एग्जांपल के लिए यानी कैलकुलेट करना शुरू कर दें, 470 का 99% निकालना, 470 इंटू 99/100, ठीक है, वो करना शुरू कर दो। एक मोटा मोटा की मतलब 99% के आसपास सेक्शन मान के चलिए पैटर्न 1 के होते हैं। इसको पढ़ने का तरीका, जो पैटर्न 1 वाले सेक्शन होते हैं उसको पढ़ने का तरीका होता है पहले सेक्शन, फिर सब सेक्शन, फिर क्लॉज, फिर सब क्लॉज एंड सो ऑन। आगे और भी चीजें हैं, हाँ मुझे मालूम है, दीपक सर ने पढ़ाया वो मुझे मालूम है। देखिए सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज, ठीक है। अभी हम जो चीज जितनी समझना मैं उतनी बात आपको ले रहा हूं, ठीक है। यहां पे जो पैटर्न 2 के जो सेक्शन होते हैं जहां पे कंटेंट्स बहुत सारे हैं सेक्शन, बट वो आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं है, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, उसको पढ़ने का तरीका होता है सेक्शन, देन क्लॉज, देन सब क्लॉज। सब कुछ सेम है जो पैटर्न 1 वाले में, खाली ये नहीं होगा, सब सेक्शन नहीं होगा, बाकी वही सेम, क्लॉज का सब क्लॉज भी आएगा, बाकी सब चीजें सेम रहेंगी और आगे जो भी अभी सबको एवरीथिंग सेम, ठीक है, लेकिन बस सब सेक्शन नहीं रहेगा। क्लियर है? अच्छा, कौन सा पैटर्न ज्यादा कॉमन है? पैटर्न 1, तो मैं ये लिख देता हूं कॉमन पैटर्न। पैटर्न 2 को बोल सकते हैं रेयर या कह सकते हैं एक्सेप्शन की तरह, है ना। एक्सेप्शन ज्यादा होता है या जनरल रूल ज्यादा होता है? जनरल रूल ज्यादा। ये कॉमन पैटर्न है और ये रेयर है पैटर्न 2। पैटर्न 2 के सेक्शन बहुत कम मिलेंगे। अब मुझे खुद सोच के बताओ, जब आप सेक्शंस पढ़ते हैं और ज्यादातर सेक्शन पैटर्न 1 के होते हैं तो हमारी क्या आदत पड़ जाती है कि हम सेक्शन के बाद सब सेक्शन ही ढूंढते हैं। क्यों? हमारी आदत ही वैसे पड़ेगी, ज्यादातर सेक्शन वैसे ही हैं। ये सुनो, मैंने मोस्ट ऑफ द सेक्शंस आर बेस्ड ऑन पैटर्न 1। इट मीन्स लॉट ऑफ कंटेंट्स आर देयर एंड कंटेंट्स ऑफ सेक्शन आर इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर। तो उसको पढ़ने का तरीका ये होता है सेक्शन, सब सेक्शन। तो ज्यादातर जब ये बोलते हैं तो दिमाग में क्या बैठता है कि हमेशा ऐसा होता है। तो ज्यादातर और हमेशा में बहुत फर्क होता है। अच्छा, कहीं पढ़ा हुआ, कहीं जगह लिखा हुआ है यू, मतलब यू मे डू दिस, कहीं लिखा हुआ है यू मे डू दिस, तो उन्होंने बोलते हैं कि ये करना मैंडेटरी ऑप्शनल है। तो ये एक तो ये तरीका होता है कि साहब बोलते हैं मे का मतलब हमेशा ऑप्शनल होता है, बट हमेशा ऑप्शनल नहीं होता है, जनरली ऑप्शनल होता है। समटाइम्स का मतलब मैंडेटरी भी होता है। जब कंपनी जे का पहला सेक्शन 1 और हर एक्ट में उठा ले हैं, सेक्शन 1 में पता क्या लिखा हुआ? दिस एक्ट मे बी कॉल्ड एज द कंपनीज एक्ट 2013। तो बोलो सर मे लिखा हुआ ऑप्शनल है, मैं तो इसको इनकम टैक्स एक्ट बोलूंगा, बोल सकते हो क्या? तो वहां मे लिखा फिर भी वो क्या है? मैंडेटरी है। अब ये कंप्लीट पढ़ाने का तरीका है। एक पढ़ाने का तरीका है मे का मतलब हमेशा ऑप्शनल होता है, बच्चा भी बड़ा खुश। अच्छा, झंझट नहीं है ना, हमेशा मे का मतलब रट लिया, मे मतलब ऑप्शनल, ठीक है। अच्छा बोलो मे का मतलब जनरली ऑप्शन होता है, कभी कभी मैंडेटरी भी हो सकता है। अब बच्चों को झंझट शुरू हो जाए दिमाग में, सर कभी कभी कब झंझट शुरू हो गया ना, अब ये क्या झंझट पाल दिया टीचर ने कर, लेकिन सच्चाई यही है। दो गलत तरीके से पढ़ तो लो, आसान तो लगता है सुनने में, लेकिन आप गलत पढ़ रहे हैं। याद है फाइनेंस में पढ़ा माइनर कॉन्ट्रैक्ट हमेशा वॉइड होता है, सुनने में कितना सिंपल लगता है, लेकिन मैं कैसे पढ़ता हूं? माइनर कॉन्ट्रैक्ट हमेशा वॉइड नहीं, डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। तो टेढ़ी मेढ़ी चीजें, टेढ़ी मेढ़ी हैं, इतनी सिंपल होती तो मैं तो हर बात में विद्वान हो जाता। फिर पढ़ाई इतनी बोलते ना, पढ़ाई आसान काम नहीं है पढ़ाई, ठीक है, अगर समझना है चीजों को, ठीक है। तो इसी तरीके से आप ये तो होता कि कॉमन ज्यादातर सेक्शन क्योंकि पैटर्न 1 में बेस्ड होते हैं और वो का पढ़ने का तरीका सेक्शन के बाद सब सेक्शन, देन क्लॉज, देन सब क्लॉज। तो होता कि हमारी आदत यही पड़ जाती है कि हम ऐसे ही बोलते हैं, ठीक है। और पैटर्न 2 वाले सेक्शन बहुत कम है, इसलिए क्या होता है हमें पता नहीं कि ऐसा भी होता है। तो जनरली आप कह सकते हैं कि ज्यादा सेक्शन पैटर्न 1 के हैं, कि जनरली सेक्शन 1 के बाद सब सेक्शन नहीं आते, कोई ज्यादा सेक्शन पैटर्न 1 वाले हैं। लेकिन कुछ सेक्शंस आपको पैटर्न 2 वाले भी होते हैं जिनमें सेक्शन के बाद सब सेक्शन नहीं आया, क्या आएगा? क्लॉज आएगा। क्या आएगा? क्लॉज आएगा। यहां तक बात क्लियर है? इसका मतलब क्या है? सेक्शन के बाद क्लॉज सब सेक्शन नहीं आना, क्या ये बहुत कॉमन है, बहुत रेयर है? रेयर है, बहुत बहुत कम सेक्शन आपको ऐसे मिलेंगे। एक तो यहां तक बात, कोई कंफ्यूजन यहां तक? अब आगे देखिए। अब ये बात मैं सेक्शन 2 पे क्यों लगा रहा हूं, ध्यान सुनिएगा।
अच्छा, जो कोई भी एक्ट उठा लीजिए, यू टेक एनी एक्ट, ये मैं कंपनी एक्ट खाली बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक जनरल बात कर रहा हूं जो कि आप किसी भी एक्ट में लगा सकते हैं, ऐसा कंसेप्ट आपको। यू टेक एनी एक्ट, हर एक्ट में क्या कुछ वर्ड्स, कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं जो उस एक्ट के अंदर फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं? यस और नो? क्या देयर सर्टेन वर्ड्स और सर्टेन एक्सप्रेशन जो कि उस एक्ट में फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं? यस और नो? दे आर यूज फ्रीक्वेंटली इन दैट पर्टिकुलर एक्ट। क्लियर है? नाउ अच्छा, एक तो तरीका जो फ्रीक्वेंटली यूज, जैसे हम बोले कॉन्ट्रैक्ट, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट, कंसिडरेशन, ऑफर, एक्सेप्टेंस के फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। ये सुनो, अगर कंपनी एक्ट की बात करें, कंपनी, मेमोरेंडम, आर्टिकल, डायरेक्टर, मेंबर के फ्रीक्वेंटली यूज होंगे। ये सुनो, ऐसे बहुत सारे टर्म, हर लॉ के कुछ टर्मिनोलॉजी होते हैं जो फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। अच्छा, लॉ मेकर्स, लेजिस्लेचर लॉ बनाते समय क्या करता है, जो टर्म्स एक्स्ट्रा आपको फ्रीक्वेंटली पूरे एक्ट में बार बार यूज होने हैं उनकी डेफिनेशन शुरू में ही डाल देता है। कहां डाल देता है? सेक्शन 2 में। कहां डाल देता है? सेक्शन 1 में तो नॉर्मली एक्ट का नाम वाम और एक्ट कहां पूरे इंडिया पे अप्लाई होता है और वो सारी कुछ चीजें आपको यहां भी जैसे सेक्शन 1 में ही लिखा हुआ है। सेक्शन 2 इज द वेरी बिगिनिंग सेक्शन, और सेक्शन 2 में ही लिख देता है कि साहब पूरे एक्ट में ये टर्म एक्सप्रेशन जहां भी यूज होंगे उसका मतलब ये, उनके डेफिनेशन ये है, और सेक्शन 2 में वो सारी डेफिनेशन दे दी होती थी। इस सेक्शन 2 के अंदर जो डेफिनेशन होती हैं वो किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में होती है फॉर द एंटायर एक्ट। इसलिए सेक्शन 2 की डेफिनेशन को हम जनरल डेफिनेशन बोलते हैं, जनरल फॉर द एंटायर एक्ट। जनरल का मतलब फॉर द एंटायर। अभी बताऊंगा, ठीक है? इसका सेक्शन 2 की जो सेक्शन 2 जो होता है उसमें होता क्या है? डेफिनेशन ऑफ द टर्म्स विच आर फ्रीक्वेंटली यूज अंडर दैट पर्टिकुलर एक्ट। याद है फाउंडेशन पढ़ा था, कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 2 क्लॉज एच, एग्रीमेंट सेक्शन 2 क्लॉज ई, याद है पढ़ा था, ठीक है? इस तरह अलग अलग आप लोग सेक्शन 2 में डेफिनेशन थी। अच्छा, एक कंपनी एक्ट के अंदर कंपनी, मेमोरेंडम, आर्टिकल, डायरेक्टर, मेंबर, सो मेनी, ठीक है? इनकी डेफिनेशन कहां पे? सेक्शन 2 में। सेम पैटर्न सारे एक्ट में मिलेगा, सेम पैटर्न आपको ऑलमोस्ट सारे एक्ट में मिलेगा। नाउ अब देखो आप, तो सेक्शन 2 के अंदर जो डेफिनेशंस हैं, तो क्या अलग अलग आपको डेफिनेशंस है? एक टर्म की, दूसरे टर्म की, तीसरे टर्म की। ये सुनो, इसका है तो सारे सेक्शन 2 में ही, तो जो सेक्शन 2 का जो कंटेंट्स हैं क्या वो इंटरकनेक्टेड है, इंडिपेंडेंट है? इंडिपेंडेंट। अब एक डेफिनेशन खत्म हो गई, बात खत्म, उसका दूसरी डेफिनेशन कोई मतलब ही नहीं है। ये सुनो, इट मीन लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर इन सेक्शन 2 बट द कंटेंट्स ऑफ सेक्शन 2 आर इंटरकनेक्टेड और इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट। तो मुझे बताइए, सेक्शन 2 जो है वो पैटर्न 1 पे बना होता है, पैटर्न 2 पे? पैटर्न 2 पे। तो उसको पढ़ने का तरीका क्या होगा? सेक्शन, तब मैंने पहले कंसेप्ट समझाया, अब उसको मैं अप्लाई कर रहा हूं सेक्शन 2 में। इसका मतलब क्या हुआ? सेक्शन 2 जो होता है जिसमें डेफिनेशन ऑफ द टर्म फ्रीक्वेंटली यूज अंडर दैट एक्ट, दैट इज बेस्ड ऑन पैटर्न 2। एंड इसलिए सेक्शन के बाद हम क्या पढ़ते हैं? क्लॉज पढ़ते हैं, हम सब सेक्शन नहीं पढ़ते। बात समझ में आई? अच्छा, इसका मतलब ये नहीं खाली सेक्शन 2 में ऐसा होता है, क्या एक्ट के अंदर और भी कुछ ऐसे सेक्शन हो सकते हैं जिन्हें कंटेंट्स को देख के हमें पता लगेगा कि कंटेंट सारे इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। जैसे एक छोटा सा पॉइंट और बताता हूं, फाउंडेशन में आपने एक पॉइंट पढ़ा था कि एलएलपी की वाइंडिंग अप बाय द ऑर्डर ऑफ द एनसीएलटी। याद है? एलएलपी की वाइंडिंग अप बाय द ऑर्डर ऑफ द एनसीएलटी। ग्राउंड दे रखे थे। अच्छा, वो ग्राउंड्स का इंटरकनेक्टेड अलग अलग है, तो उसमें भी सेक्शन का सीधा क्लॉज पढ़ रहे हैं। सेक्शन के बाद सीधे क्या पढ़ रहे हैं? तो रट्टे मत मान लें खाली सेक्शन 2 में ऐसा होता है, ऐसा नहीं है। सेक्शन 2 तो होता ही ऐसा ही है, ये सेक्शन 2 में डेफिनेशन होती है और डेफिनेशन अलग अलग डेफिनेशन है। इसका सेक्शन 2 इज ऑलवेज बेस्ड ऑन पैटर्न 2। बट इसके अलावा कुछ कुछ सेक्शन आपको और भी नजर आ जाएंगे। अब ये सब चीज झंझट पालने वाली चीज है, इतना बताना बच्चों ने सब मैं कैसे पता लगेगा कि ये वाला पैटर्न है, ये वाला? भाई सेक्शन देख के नहीं पता लग जाएगा, पढ़ोगे तो पता नहीं चल जाएगा सब इंटरकनेक्शन है या नहीं। और एक दूसरा इतना माथापच्ची मत करो, रटवा दो बेटा। हमेशा सब सेक्शन होता है सेक्शन के बाद। सेक्शन 2 में खाली याद रखना सेक्शन के बाद क्या होता है? क्लॉज। बस काम खत्म। बट वो रटने वाला थे, एक तरीका समझ लीजिए, आप अपने आप निकाल लेंगे, अपने आप निकालें। तो सेक्शन 2 क्योंकि इट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन पैटर्न 2, बट अदर देन सेक्शन 2 इज सम सेक्शन कैन बी देयर जो पैटर्न 2 पे बेस्ड होते हैं, बट कुछ होते हैं। ज्यादातर सेक्शन कौन से होते हैं? पैटर्न 1 पे बेस्ड होते हैं, ठीक है? तो वहां पे हम सेक्शन के बाद क्या बोलेंगे? सीधा क्लॉज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्लॉज। एंड क्योंकि डेफिनेशंस आर देयर इन सेक्शन 2, तो सेक्शन 2 इज ऑलवेज बेस्ड ऑन पैटर्न 2। दैट्स व्हाई सेक्शन के बाद सीधा क्या आएगा? क्लॉज आएगा, सब सेक्शन नहीं आएगा। इज दैट ओके? तो एक तो ये बात की छोटी सी बात होती है, क्या होता है कई बार बच्चे पूछते नहीं है, बट दिमाग में सवाल घूमता रहता है कि सर ने सेक्शन 2 के बाद क्लॉज 20 क्यों बोला, सर ने सेक्शन 2 के सब सेक्शन 20 क्यों नहीं बोला? ठीक है, आपको ये बात दिमाग में चलता रहता है, लेकिन पूछते नहीं। यू शुड बी क्लियर अबाउट दिस, व्हाई आई एम सेइंग द सेक्शन 2 क्लॉज 20।
नॉट द सबसेक्शन 20। सबसेक्शन नहीं बोलेंगे क्योंकि ये पैटर्न 2 बेस है। यहां तक क्लियर सबको नाउ। अब कमिंग टू द, ये बात हमेशा के लिए, और ये खाली मैंने इस एक्ट के लिए नहीं बताई है, कोई भी एक्ट पढ़ लीजिए, वो कैसे पढ़ते हैं सेक्शंस के कंटेंट्स को, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। नाउ अब सेक्शन 2 क्लॉज 20 के अंदर जो कंपनी की डेफिनेशन है, अच्छा एक चीज देखो, जो कोई भी एक्ट का सेक्शन 2 है, उसमें स्टार्टिंग में ऐसे लैंग्वेज, ये लिख लीजिएगा आप भी, उसमें स्टार्टिंग में ऐसी लैंग्वेज होती है, इन दिस एक्ट द फॉलोइंग वर्ड्स और एक्सप्रेशन shall have the following meaning unless the context provides otherwise. Unless the context provides otherwise. इन दिस एक्ट, सेक्शन 2 में स्टार्टिंग में इस तरह की लैंग्वेज होती है, इन दिस एक्ट कॉमा द फॉलोइंग वर्ड्स और एक्सप्रेशन शैल हैव द फॉलोइंग मीनिंग कॉमा अनलेस द कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड्स अदरवाइज। ये अनलेस द कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड्स अदरवाइज को मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, इसको बाद में समझाता हूं, पहले आप ये देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ। इसे इन दिस एक्ट, तो पूरे एक्ट की बात कर रहे हैं, है ना। अच्छा एक्ट का नाम सेक्शन 1 में पहले दिया हुआ है, सेक्शन 1 में नॉर्मली एक्ट का नाम होता है, तो इन दिस इट इज टॉकिंग अबाउट द एंटायर एक्ट। द फॉलोइंग वर्ड्स एक्सप्रेशन शैल हैव द फॉलोइंग, और नीचे एक ही करके डेफिनेशन शुरू हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डेफिनेशन। जैसे क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3, क्लॉज 4। अच्छा कुछ एक्ट्स में ये जो क्लॉजेज हैं अल्फाबेट्स में होते हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या था, कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 2 क्लॉज H, तो ABCD में था, लेकिन कुछ जगह क्या होता है न्यूमरल्स में होते हैं 1 2 3 4, ये कोई हार्ड एंड फास्ट जैसा लेजिस्लेशन है बनाया है, ठीक है, उसके हिसाब से। तो कई जगह आपको क्या मिलेंगे? अल्फाबेट्स मिलेंगे, कई जगह क्या मिलेंगे? न्यूमरल्स। जैसे कंपनी एक्ट में न्यूमरल्स हैं 1 2 3 4, ठीक है, तो वहां भी हम क्या सेक्शन 2 क्लॉज H बोल रहे थे, यहाँ पे क्या सेक्शन 2 क्लॉज 1, सेक्शन 2 क्लॉज, ये डिपेंड करता है, हर एक्ट आपको एक्ट वाइज देखना पड़ेगा, लेकिन बोलेंगे क्या? क्लॉज ही बोलेंगे, सब सेक्शन नहीं बोलेंगे। क्लियर? अब देखिए आप यहां पे सेक्शन 2 क्लॉज 1 में जो डेफिनेशन जो भी चीजें दे रखी है, तो ये जो डेफिनेशन दे रखी है, ये डेफिनेशन खत्म हुई, ये दूसरी डेफिनेशन स्टार्ट हो गई। तो कंटेंट तो है सब सेक्शन 2 का ही, लेकिन क्या ये इंटरकनेक्टेड है या इंडिपेंडेंट है? इंडिपेंडेंट। इसलिए बता दें पैटर्न 2 का सेक्शन होता है, और उसमें सेक्शन के बाद क्या पढ़ते हैं? क्लॉज पढ़ते। क्या पढ़ते हैं? क्लॉज। ये तो क्लियर हो गया यहां तक ना। अब देखिए आप यहां जो डेफिनेशन दे रखी है, क्या ये पर्टिकुलर सेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में दे रखी है फॉर द एंटायर एक्ट? लिखा ना इन दिस एक्ट, माना था दो वर्ड्स, और यहां डेफिनेशन नॉर्मली उन्हीं चीज की दी होती है जो वर्ड्स एक्सप्रेशन उस एक्ट में फ्रीक्वेंटली यूज, बार बार यूज होते हैं। एंड तो हम बोलते हैं एक जगह डिफाइन कर दो ना शुरू में, बार बार हर सेक्शन में जहां यूज होगा बार बार डेफिनेशन दो, अननेसेसरी मेकिंग द एक्ट वेरी लेंदी, अननेसेसरी एक्ट को हम लेंदी बना रहे हैं। क्या पॉइंट है? तो इसलिए सेक्शन 2 में हमने एक बार डिफाइन कर दिया, हमने क्या कर दिया? डिफाइन। लेकिन लेजिस्लेचर ये सोचता है कि मान ली एक पर्टिकुलर वर्ड है या पर्टिकुलर एक्सप्रेशन है, एक एक्ट में मान ली 100 जगह यूज हो रहा है, 10 समझाने के लिए होता है, मान ली 100 जगह यूज हो रहा है, उसमें 98 जगह मुझे सेम मीनिंग लेना है, लेजिस्लेचर ने ये सोच के यूज किया हुआ है, लेकिन 2 जगह में जब मीनिंग डिफरेंट लेना है। क्लियर है? तो 98 जगह की क्या काम यहीं से सॉल्व हो जाएगी? हमने लिख दिया पूरे एक्ट के लिए, पूरे एक्ट के लिए, तो 98 जगह मुझे उसे डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। ये सुनो, क्या सेक्शन 2 में जो डेफिनेशन दे रखी है उससे काम चल जाएगा। लेकिन जो 2 जगह अगर लेजिस्लेचर उनके डिफरेंट मीनिंग चाहता है, डिफरेंट देन व्हाट सेक्शन 2 सेज, तो उसके लिए उन्होंने क्या लिख दिया यहां पे? अनलेस द कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड्स अदरवाइज। मतलब किसी कॉन्टेक्स्ट में, किसी सेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में अगर उसके अदरवाइज डिफरेंट मीनिंग दे रखे हैं, डिफरेंट देन व्हाट द मीनिंग गिवन इन सेक्शन 2, उसे डिफरेंट मीनिंग दे रखे हैं, तो वहां क्या करना है? क्या सेक्शन 2 वाला मीनिंग लेना है या डिफरेंट लेना है? डिफरेंट। ये बात यहां इन्होंने लिख दी, यहां पे इनको पता है। देखो तो कितनी स्मार्ट ड्राफ्टिंग है, मतलब लेजिस्लेचर कैसे आपको लॉ बनाता है। मैं हमें आपको याद है पहले परसों के लेक्चर में क्या बताया था? लेजिस्लेचर के माइंड को पढ़ना सीख जाओगे ना तो आपसे बेटर लॉ को कोई समझ नहीं सकता।
कि कैसे उन्होंने लॉ बनाया है। तो उन्होंने पहले ही लिख दिया अनलेस द कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड्स अदरवाइज। अब देखो इसका क्या मतलब है, अब कोई भी टर्म यहां पे डिफाइन किया हो सेक्शन 2 में, पूरे एक्ट में कहीं भी वो यूज हो रहा है और उसकी अलग से वहां कोई डेफिनेशन नहीं दे रखी, तो क्या करोगे, सेक्शन 2 की जो डेफिनेशन है उसका इस्तेमाल करोगे, हाँ या ना। लेकिन अगर वही टर्म सेक्शन 2 में भी डिफाइंड है और किसी पर्टिकुलर सेक्शन में उसकी अलग से भी डेफिनेशन लिखी हुई, अच्छा उसमें डेफिनेशन कैसे लिखी होगी, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, इसका मतलब ये लेना है, वो भी वहां लिखा होगा, लिखा ना फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, तो वो पूरा एक्ट के लिए और एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए, पर्टिकुलर सेक्शन के लिए। अच्छा वो तभी होती है जो वो डिफरेंट डेफिनेशन होगी देन द डेफिनेशन गिवन इन सेक्शन 2, ये सुनो, तो वहां पे सेक्शन 2 वाली डेफिनेशन का मीनिंग लोगे या वहां जो अलग से दे रखी है, और इस बात की इजाजत यहां पे दे रखी है, लिखा अनलेस द, अच्छा ये अगर यहां नहीं लिखा होता, अगर यहां पे सेक्शन 2 में नहीं लिखा होता, क्या इंपैक्ट आता बताओ। इसका मतलब क्या होता, अगर किसी पर्टिकुलर सेक्शन में फॉर द पर्पस ऑफ दैट सेक्शन अलग से उस टर्म को डिफाइन कर रखा जो टर्म सेक्शन 2 में भी डिफाइंड है और दोनों डेफिनेशन अलग अलग है, तो मुझे बताओ क्या कॉन्ट्राडिक्शन ही होता सेक्शन 2 के हिसाब से, क्या पूरे 100% एक्ट में यही चलाना है और वहां आपने अलग दे रखी है, क्या दोनों में लड़ाई हो जाती है, ये सुनो कॉन्ट्राडिक्शन। तो उस कॉन्ट्राडिक्शन को अवॉइड करने के लिए क्या कर दिया इन्होंने, लिख दिया क्या अनलेस द कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड्स अदरवाइज। अब मुझे बताओ जो सेक्शन 2 की जो डेफिनेशन होती है क्या ज्यादातर वही यूज होती है, हाँ या ना, ज्यादातर वो, तो क्या इन डेफिनेशन को हम जनरल डेफिनेशन भी कह सकते हैं फॉर द एंटायर एक्ट, ये सुनो, और किसी पर्टिकुलर सेक्शन में लिखा फॉर द पर्पस दिस सेक्शन, वो जनरल डेफिनेशन स्पेसिफिक है। और वैसे भी आप जानते हैं जब जनरल और स्पेसिफिक कॉन्ट्रडिक्शन हो तो क्या ये प्रिवेल करता है, स्पेसिफिक, देख लो वही हम कर रहे हैं, और उस बात की इजाजत यहां दे दी अनलेस द कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड्स अदरवाइज। कितनी स्मार्ट तरीके से लॉ बनाया हुआ है, अब वो समझना पड़ता है कि सब उन्होंने क्या सोच के कैसे लिखा है, एंड वंस यू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम ही नहीं है। अब क्या होता है जिन बच्चों को इसके बारे में नहीं पता और कोई डिफरेंट डेफिनेशन आ जाती है किसी पर्टिकुलर सेक्शन में और सेक्शन 2 में भी उन्होंने डेफिनेशन पढ़ी वो अलग है, कंफ्यूज जाते हैं, सर ये क्या हो गया, सर वहां कुछ लिखा हुआ है, भाई सेक्शन 2 भी इजाजत देता है, इन्होंने कहते जनरली तो यही चलेगी, कोई कोई जगह जरूरत तो उसके लिए हमने इजाजत दे दी है, लिखा अनलेस द कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड्स अदरवाइज। आई होप ऊपर की जो लैंग्वेज सेक्शन 2 की होती है, और ये हर एक्ट में ये सेम पैटर्न है, हर एक्ट में सेम पैटर्न है। इज क्लियर, फाउंडेशन में आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, वहां भी ये लिखा हुआ है सेक्शन 2 में, लेकिन हम वहां पे सब चीज छेड़ते नहीं है कि वहां पे बच्चों को इतनी मेच्योरिटी नहीं सब चीज समझने के लिए, ठीक है। तो ये क्लियर है, यहां पर देखो हर एक्ट में ये पैटर्न आपको मिलेगा। तो इसके बाद लॉ मेकर्स क्या करते हैं कि द टर्म्स विच आर फ्रीक्वेंटली यूज अंडर पर्टिकुलर एक्ट दे डिफाइन ऑल दोस टर्म्स अंडर सेक्शन 2, एंड क्योंकि सेक्शन 2 में अलग अलग डेफिनेशंस हैं तो पैटर्न 2 पे इसलिए सेक्शन का सीधा क्लॉज आ जाता है, सब सेक्शन नहीं आता, ठीक है। एक तो ये बात समझ में। दूसरा वो जनरल डेफिनेशन है, साथ में सेक्शन 2 अलाउ कर रहा है कि अगर वही टर्म के किसी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट मीनिंग दे रखे हैं तो वहां पे आप डिफरेंट ले लेना, एंड ये बात ऐसे लिख के यहां पे इन्होंने आपको अलाउ कर रखा अनलेस द कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड्स अदरवाइज। आई होप क्लियर टू एवरीवन, क्लियर है। अच्छा ये मैं अभी तक कंपनी की डेफिनेशन स्टार्ट नहीं की है, मैं कंपनी के डेफिनेशन के बहाने में बहुत कुछ आपको बता रहा हूं, जिससे कि आपको हमेशा कोई भी लॉ पढ़े तो आपको पता लगे कि साहब सेक्शन 2 को कैसे इंटरप्रेट करते हैं, सेक्शन 2 को कैसे इंटरप्रेट करते हैं। इज अ क्लियर। अच्छा जो बच्चे इंटरप्रिटेशन स्टैट्यूट्स पढ़ चुके हैं उसमें एक टॉपिक था ना एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, और उसमें इंटरनल एड्स में आया था डेफिनेशन, आया था डेफिनेशन, एंड यही था। अच्छा एक चीज बताओ, किसी भी एक्ट को पढ़ रहे हो, किसी भी एक्ट को बिना सेक्शन 2 में जो डेफिनेशन दे रखी है उसको बिना पढ़े के एक्ट पढ़ सकते हो? क्यों नहीं पढ़ सकते? उस एक्ट में जो टर्म फ्रीक्वेंटली यूज हो रहे हैं उन सब की डेफिनेशन कहां है? सेक्शन 2 में, और ज्यादातर डेफिनेशन वही चल रही, कोई वो तो कोई केस है ना, अनलेस द कॉन्टेक्स्ट, वो तो कोई केस है, ज्यादा तो केस क्या है, ये डेफिनेशन चलेगी। तो सोचो सेक्शन 2 अपने आप में कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है। इसलिए क्या ये वन ऑफ द हेल्पिंग टूल्स है। अच्छा मान लिया कंपनी का सेक्शन 10 पढ़ रहे हो, वहां कंपनी वर्ड आ रहा है, डायरेक्टर वर्ड आ रहा है, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं, तो और वहां अलग से उनकी डेफिनेशन नहीं दे रहे तो क्या करोगे? सेक्शन 2 में जो डेफिनेशन वो ले हुए, इस आप सेक्शन 10 पढ़ रहे हो, इंटरप्रेट सेक्शन 10 कर रहे हो, लेकिन उसके लिए हेल्प किसके ले रहे हो? सेक्शन 2। तो क्या सेक्शन 2 अपने आप में क्या हेल्पिंग टूल नहीं हो गया फॉर इंटरप्रेटिंग द एनी अदर सेक्शन ऑफ दैट एक्ट? ये सुनो, इसलिए इसे वन ऑफ द एड ऑफ हेल्पिंग टूल ऑफ द इंटरप्रेटेशन पढ़ोगे इंटरप्रिटेशन स्टैट्यूट चैप्टर के अंदर, वन ऑफ द क्या कि इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है इसकी, और इसलिए मतलब डेफिनेशंस को बहुत अच्छे से समझना चाहिए एक क्योंकि जरा सा भी आपने इसी को मिस किया तो बहुत सारी इंटरप्रिटेशन आपकी मिस हो जाएगी, आप गलत सारे इंटरप्रिटेशन लग जाएंगे। यहां तक कोई डाउट क्लियर है? अब आते हैं हम डेफिनेशन ऑफ कंपनी। देखिए कंपनी की जो डेफिनेशन है इसी में हम लिख लेते हैं, कंपनी जगह मतलब ये कंपनी जगह सेक्शन 2 है, एंड ये लैंग्वेज तो कॉमन है ऊपर। ये सुनो,
एंड यहां पे हम सेक्शन 2 क्लॉज 20, ठीक है। कंपनी की डेफिनेशन देखिए क्या लिखी हुई, इसे कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड under Companies Act 2013, that is the present law, or under any of the previous laws relating to companies. Company means a company incorporated under Companies Act 2013 or under any of the previous laws relating to companies. ये डेफिनेशन है कंपनी की, सेक्शन 2 क्लॉज 20। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखिए आप, यहां पे हम कंपनी को डिफाइन कर रहे हैं। अब बोले कंपनी मीन्स अ कंपनी, मैं बोलूं आपसे पूछूं डिफाइन ए, अब बोले सर ए मीन्स ए, डोंट टू थिंक इट साउंड्स रिडिकुलस। अच्छा, इससे क्या पता लग रहा है कि साहब ये कंपनी मीन्स कंपनी लिखा हो, लेकिन इन दोनों कंपनी वर्ड के मतलब में फर्क है। अच्छा, मैं एक बार हमेशा बोलता हूं वन वर्ड और एक्सप्रेशन डिफरेंट मीनिंग डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, हमेशा बोलता रहता हूं ना, इस एक शब्द का परमानेंट मीनिंग नहीं है कि हर जगह एक ही मीनिंग होगा आपका। ये तो कंपनी एक्ट के अंदर टेक्निकली कंपनी का मतलब, ये हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, टेक्निकली कंपनी का मतलब क्या, ये कंपनी का मतलब टेक्निकली कंपनी। यहां पे एसो जो अभी थोड़ी देर पहले लिटरल मीनिंग आज ही क्लास में डाल लिया, ग्रुप ऑफ पर्सन जो भी जाते हैं, तो कंपनी टेक्निकली मीन्स एसोसिएशन ऑफ पर्सन। इनकॉर्पोरेटेड, यहां इनकॉर्पोरेट का मतलब फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड, फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड। अच्छा, जो हम पढ़ते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन का टाइप्स, इनकॉर्पोरेटेड अनइनकॉर्पोरेटेड, वहां इनकॉर्पोरेट का मतलब क्या है, हैविंग द सेपरेट। अब देखो क्या फर्क है वहां पे इन द कॉन्टेक्स्ट, वहां जब क्लासिफिकेशन है कॉन्टेक्स्ट बढ़ा, अब गड़बड़ क्या होती है, मैंने बताया कई सारे लोग अगर पढ़ा देते हैं इनकॉर्पोरेटेड पर्सन जो रजिस्टर्ड है, वो ये वाला मीनिंग लगा देते हैं। तो यहां पे इनकॉर्पोरेट का मतलब क्या, फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड। अच्छा, एक बात क्या समझ में आई, कंपनी हमेशा रजिस्टर्ड होती है, कंपनी हमेशा क्या होती है, रजिस्टर्ड होती है। इनफैक्ट जितने भी इनकॉर्पोरेटेड पर्सन होते हैं सारे रजिस्टर्ड होते हैं। क्या एलएलपी की रजिस्ट्रेशन होती है, है ना, जो भी स्पेशल है, सब जो भी आपको अल्टीमेटली जो भी आपके, तो ये हमेशा रजिस्टर्ड होती है। हमेशा क्या होता है, पार्टनरशिप हमेशा जो भी रजिस्टर्ड होती है, इट बताता इट मे और मे नॉट। मैंने कहा कंपनी और पार्टनरशिप हमेशा उल्टे फीचर्स मिलेंगे, हमेशा उल्टे, क्योंकि वो अनइनकॉर्पोरेटेड, ये हमेशा क्या है, इनकॉर्पोरेटेड। यहां इनकॉर्पोरेटेड था फॉर्म्ड रजिस्टर्ड। फॉर्म्ड रजिस्टर्ड कहां हुई, ईदर अंडर कंपनीज एक्ट 2013 जो आज चल रहा लॉ, या इससे पहले जो भी लॉज थे रिलेटिंग टू द कंपनीज। अच्छा, कई बच्चे कहते हैं अंडर एनी ऑफ द प्रीवियस लॉ, प्रीवियस लॉ बस खत्म। प्रीवियस लॉ हिंदुस्तान में तो कितने सारे हैं, कौन से लॉ रिलेटिंग, ये भी तो लिखो, यही तो अधूरी बात लिखते हैं सर, एनी ऑफ द प्रीवियस लॉ, सब बाकी तो कॉपी चेक कर समझ ही लेगा, वो तो समझाया हुआ है तभी तो कॉपी चेक कर रहा है ना, वो तो समझाया हुआ है, उसकी नॉलेज थोड़ी टेस्ट करनी है, तुम उसकी नॉलेज टेस्ट करो, उसको पता ही होगा। तुम्हारी नॉलेज टेस्ट हो रही है एग्जाम में कि तुम्हें क्या पता है, तुम उसकी नॉलेज के ऊपर डिपेंड कर रहे हो, उसे तो पता ही होगा, उसे तो पता है तभी तो कॉपी चेक कर रहा है वो। फिर तो उसके भरोसे कॉपी ब्लैंक छोड़ दो, उसको सब पता ही है, सर नंबर दे देगा अपने आप ही। तो राइट द थिंग्स इन अ प्रॉपर वे, तब जाके ना नंबर कोई काट नहीं सकता। नंबर कटते क्योंकि हम लैंग्वेज में अधूरापन है, हम कोई बात को पूरी तरीके से, एक चीज मैं बोलता हूं कम्युनिकेट, कोई भी चीज कम्युनिकेट करते हैं तो बहुत इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कोई स्कोप ऑफ कंफ्यूजन मत छोड़िए, कोई स्कोप ऑफ कंफ्यूजन मत छोड़िए, ठीक है। अगर आप स्कोप ऑफ कंफ्यूजन छोड़ेंगे तो क्या होगा, बैड कम्युनिकेशन है, कहना कुछ और चाहते हैं, सामने वाला समझ कुछ और रहा है, कुछ और। कम्युनिकेशन बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, बहुत अच्छे तरीके से बात बतानी चाहिए। अच्छा, एक चीज बताओ, जितनी भी हिंदुस्तान में आज की कंपनी है, कंपनीज एक्ट 2013, तो मैंने बताया था, कल ही डिस्कस किया था, ऑल्दो ये नोटिफाई हो गया था 30 अगस्त 2013 को, बट मोस्ट ऑफ द प्रोविजंस के ज्यादातर प्रोविजन कब से इफेक्टिव हुए, 1 अप्रैल 2014 से। ऐसा कह सकते हैं 1 अप्रैल 2014 ऑनवर्ड जो कंपनियां बनी हैं, फॉर्म्ड रजिस्टर हुई है, वो किस एक्ट में बनी होगी, कंपनीज एक्ट 2013। लेकिन इससे पहले मान लिया कोई कंपनी 1985 में बनी, तो 1985 में ये एक्ट थोड़ी था, क्या था, कंपनीज एक्ट 1956 वो था। तो क्या वो कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर फॉर्म रजिस्टर हुई होगी, है ना।
अब जब कोई कंपनी मान लीजिए से 1940 में बनी, तो 1940 में कंपनी एक्ट 1956 भी नहीं था, तो उससे पहले क्या था, इंडियन कंपनी एक्ट 1913, ठीक है 1913 इंडियन का, तो उसमें बनी होगी। अच्छा कोई कंपनी एक्ट 1910 में बनी, तो क्या उस समय इंडियन कंपनी एक्ट 1913 था? नहीं, तो उस समय वी हैड इंडियन कंपनी 1882, तो उसमें बनी हो। तो हमें उसमें लिस्ट में जाने के होते हैं, मतलब जो भी पहले प्रीवियस लॉ थे कंपनी से रिलेटेड उसमें, तो जिस समय बनी थी उस समय जो कंपनी लॉ चल रहा था उसमें बनी होगी ना, ऑब्वियसली बात है। तो क्या उन सबको हमने यहाँ कवर, तो कंपनी मीन्स एसोसिएशन ऑफ पर्सन विच इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड वेयर इधर द प्रेजेंट लॉ or under any of the previous law relating to the company, with the date was formed and registered on that date, जो भी कंपनी लॉ चल रहा था उसके अंदर फॉर्म्ड रजिस्टर्ड वो सब क्या है, कंपनी, वो सब क्या है, कंपनी है। अच्छा इससे एक बात और समझ में आई, अगर डेफिनेशन के अंदर हम ये नहीं डालते, खाली बोलते अंडर कंपनी एक्ट, बस इतना, ये आगे का पोर्शन जो है अगर ये नहीं होता दिस वन, तो इसका क्या इंपैक्ट होता? इसका मतलब ये होता कि जो कंपनी एक्ट 2013 में जो कंपनी बनी है वो तो यहां कवर हो गई, उससे पहले जो कंपनीज बनी पुराने कंपनी लॉ में अगर में वो कवर नहीं हुई। अच्छा उसका और क्या इंपैक्ट हो, सुनिएगा, ये तो डेफिनेशन की बात होगी। अच्छा ये डेफिनेशन का क्या यूज है पूरा एक्ट के लिए? हाँ है ना। अब एक चीज बताइए, एक कंपनी है वो लाइसेंस 1975 में बनी, 1975 में कौन सा एक्ट चल रहा था? कंपनीज एक्ट 1956, उसमें बनी क्या? और अभी अच्छा वो एक्ट अब खत्म हो गया, कंपनी एक्ट 19 में अबॉलिश हो गया, क्लियर है। अच्छा अब जो एक्ट चल रहा है क्या है? कंपनी एक्ट 2013, और अब यहां कंपनी के डेफिनेशन बोलते हैं कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेट अंडर कंपनी एक्ट 2020, बस यहां तक, बस इतना बोलते हैं। अगर इतना बोलते हैं इसका मतलब जो 1975 में जो कंपनी बनी तो उसमें कवर नहीं हुई, हुई नहीं हुई, नहीं हुई। समझाने के लिए बता रहा हूं कि भाई अगर ये नहीं होता तो क्या इंपैक्ट आता, नहीं कवर होती, नहीं कवर होती। इसका मतलब क्या हुआ, पूरे कंपनी एक्ट 2013 के अंदर जहां भी कंपनी वर्ड आ रहा है, ठीक है, जनरली हम मीनिंग क्या लेते हैं, सेक्शन 2 क्लॉज 20 से, कुछ एक्सेप्शन छोड़ दिए जहां पे अलग से डेफिनेशन दे रखी है, ज्यादातर क्या करते हैं ये, उनमें क्या वो कंपनियां कवर होती है जो पुराने कंपनी लॉ वगैरह में बनी है? नहीं। तो इसका मतलब क्या, और जिस लॉ में वो बनी थी वो लॉ तो खत्म हो चुका, और जो लॉ अब चल रहा है उसमें किसी भी सेक्शन उस पर अप्लाई नहीं हो रहा, क्या वो अनरेगुलेटेड नहीं हो जाएंगी? यस और नो। भैया बोला जो लॉ में बनी थी, बनी तो उसमें थी पुराने लॉ में, लेकिन अब वो जो लॉ चल रहा है वो लग नहीं रहा, और जिसमें बनी थी वो लॉ क्या हो गया, खत्म हो गया। तो मुझे बताइए क्या उन कंपनियों के लिए बोलते तो अनरेगुलेटेड है, उनमें कोई भी कंपनी लॉ नहीं लग रहा, विल इट क्रिएट अ ह्यूज प्रॉब्लम और नॉट? यस और नो, विल इट क्रिएट अ, अच्छा कह सकते हैं जिस लॉ में बनी थी, तो बोलते जिन माता पिता ने एक बच्चे को जन्म दिया तो वो माता पिता चल बसे, और कोई दूसरे माता पिता ने बच्चे को अडॉप्ट नहीं किया तो बच्चा अनाथ नहीं हो जाएगा? ये सुनो, तो क्या ये नया एक्ट ने क्या किया है, जो भले पुराने लॉ में कंपनियां बनी थी पुराने कंपनी लॉ में, लेकिन उसको अडॉप्ट कर लिया ना भैया, अब आपको क्या फॉलो करना है, नया। प्रैक्टिकली भी सोच के देखो, जितनी भी कंपनी आज के दिन है हिंदुस्तान में, वो किस कंपनी लॉ में बनी उससे मतलब नहीं है, आज वो किसको फॉलो कर रहे हैं, अपने काम काज जो भी कर रहे हैं किससे रेगुलेट हो रहे हैं, कंपनी एक्ट 2013 से। लेकिन कब होंगे रेगुलेट, जब वो कंपनी के डेफिनेशन में कवर होंगे। टेक्निकली समझिए, देखिए एक तो हाँ जी ऐसा होना चाहिए, बट क्वेश्चन टेक्निकली भी तो हमें सब चीज को फिट करना है। तो एक्चुअली क्या है, कंपनी के डेफिनेशन में अगर नहीं फिट होगा तो हम बोलेंगे साहब कंपनी को ये करना है, तो बोले जी कंपनी का मतलब ये सेक्शन 2 क्लॉज 20 जी इसमें तो हम फिट ही नहीं होते, तो हम क्यों करेंगे? हाँ ना, ये सुनो बात ऐसे होती है, नहीं नहीं होना तो चाहिए, होना तो चाहिए, फिर उसी हिसाब से लिखा भी तो जाएगा। इसका मतलब अच्छा बने किसी भी कंपनी लॉ में उससे मतलब नहीं है। आज सारी की सारी कंपनी रेगुलेट किससे होती है, बाय द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2000, और इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये अगर ना लिखा हो पूरा का पूरा आपको बवंडर मच जाएगा। ठीक है, पुरानी कंपनी सारी क्या हो जाएगी, अनरेगुलेटेड हो जाएगी, क्या हो जाएगी, अनरेगुलेटेड हो जाएंगी। आई होप दिस क्लियर टू एवरीवन। तो बने चाहे आप किस लॉ में तय था, कोई कंपनी में था 1975 बनी, तो नया कंपनी एक्ट आया तो कंपनी खत्म करके कोई नई कंपनी थोड़ी बनाई है, कंपनी तो वही चल रही है, खाली क्या है पहले रेगुलेट वो कंपनी एक्ट 1956 से हो रही थी, अब किससे रेगुलेट हो रही है, बाय कंपनी एक्ट 2000। लेकिन उसके लिए कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से कंपनी की डेफिनेशन में आनी चाहिए ना, हम किस पे लगा रहे हैं, जो कंपनी है, और कंपनी का मतलब कहां तक है, सेक्शन 2 क्लॉज 20, unless it covers into the, it gets covered into definition, how will you apply that law? रेलेवेंस समझ में आई इसकी? ये सुनो, तो मैंने जानबूझ के बोला इसको हटा के सोचो क्या होगा, तब इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आती है। कभी किसी चीज को बोलो कुछ नहीं है, किसी का एब्सेंटिज्म, जैसे कहते हैं बच्चे, आप लोगों में मम्मी को बोलते थे, खासकर जब मम्मी हाउस वाइफ है, आप करती क्या हो,
कई बार ना हाउस वाइफ है ना, उन लोगों ना फॉर ग्रांटेड लेते हैं, अरे करती क्या है, और एक दो दिन मम्मी गायब हो जाता है, 2 दिन में पता लग जाता है सब मम्मी क्या करती है। तो वो जब नहीं रहती तब उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आती है। कहते हैं कोई भी चीज़ नहीं है, वो जो होता है ना आदमी उसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझता, फॉर ग्रांटेड है कि सब कुछ, कपड़े टाइम से मिल रहे हैं, खाना टाइम से, टिफिन आपको बॉक्स टाइम से मिल रहा है, सब कुछ टाइम से मिल रहा है, तो इंपॉर्टेंस समझ नहीं। लेकिन वही मम्मी 2 दिन के लिए गायब हो जाए, 2 दिन के लिए बीमार हो जाए, तो अब सारे घर को पता लगता है भाई इसके तो बहुत सारी इंपॉर्टेंस है। तो कोई की एब्सेंस में उसकी इंपॉर्टेंस पता लगती है, प्रेजेंस में तो कहता आदमी फॉर ग्रांट, वही ना, इसको हटा के देखो, देन यू रियलाइज द इंपॉर्टेंस की एक्सप्रेशन क्या कह रहा है और इसकी क्या मतलब है। नहीं तो क्या रटने के लिए तो रट लिया, ठीक है ये भी लिखना है, पर क्वेश्चन इज व्हाई लॉ मेकर्स हैव रिटन दिस, देयर इज लॉजिक बिहाइंड दैट। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? अब बात नेट रियल क्या निकला, कंपनी का मतलब हर एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड है अंडर एनी कंपनी लॉ विद द प्रेजेंट लॉ और द प्रीवियस और रिलेटिंग टू द कंपनी, वो सब क्या है कंपनी, वो सब क्या है कंपनी। और चाहे वो बनी किसी भी कंपनी लॉ में, आज वो रेगुलेट किससे हो रही है, बाय द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। इज दैट ओके विद एवरीवन? अच्छा, ये जो डेफिनेशन हमने पढ़ी, क्या पूरे कंपनीज एक्ट में कहीं भी कंपनी वर्ड आएगा, क्या यही मीनिंग लेंगे? ये सुनो, अनलेस द कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड्स अदरवाइज, ये भी ध्यान रखना है। अच्छा, ये बात जो थी जो लिखी कि पूरे एक्ट के लिए अनलेस द कॉन्टेक्स्ट, क्या ये सिर्फ इस डेफिनेशन के लिए थी? पूरे कोई भी डेफिनेशन जो सेक्शन 2 में दे रखी है, और हर एक्ट में सेम पैटर्न है, हर एक्ट में क्या है सेम पैटर्न। तो कहने से सेक्शन 2 की डेफिनेशन क्या है, जनरल डेफिनेशन फॉर द एंटायर एक्ट, और किसी पर्टिकुलर सेक्शन में अगर लिखा हो फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन ये लेना है, इन दैट केस इट इज स्पेसिफिक डेफिनेशन फॉर दैट पर्टिकुलर सेक्शन, फॉर दैट पर्टिकुलर लिखा भी रहेगा फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, इस वर्ड एक्सप्रेशन का मतलब ये लेना है। मैं एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल आपको यहां पे डालता हूं, देखना आपको एक नई चीज पता लगेगी। देखिए, एक कंपनी का नाम मैं यहां पे लिख रहा हूं, यूनिलीवर, और एक दूसरी कंपनी का नाम मैं लिख रहा हूं हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। विशाल थोड़ा कूलिंग कम करो इसके। यूनिलीवर एंड हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड HUL। अच्छा, ये तो सबने सुना होगा कि यूनिलीवर ब्रिटिश कंपनी है, सुना है, इट्स नॉट अ इंडियन कंपनी, इट्स अ ब्रिटिश कंपनी, और HUL इंडियन कंपनी है। कल भी एग्जांपल मैं इसका ले रहा था, और इनमें रिलेशनशिप होल्डिंग एंड सब्सिडरी का है, क्या है सुना हुआ? अच्छा, यूनिलीवर ने ही इंडिया में बिजनेस करने के लिए एक नई कंपनी बनाई, क्या, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप है। क्लियर है? ध्यान सुनना। अच्छा, अब होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी की डेफिनेशन आपने फाउंडेशन पढ़ी है, मैं भी डेफिनेशन में नहीं जा रहा, लेकिन मेनली डेफिनेशन सब्सिडरी कंपनी के सेक्शन 2 क्लॉज 87, ठीक है। क्या होता है सब्सिडरी? अच्छा, कैसे करोगे आप? सब्सिडरी कंपनी मीन्स अ कंपनी, स्टार्ट तो ऐसे करोगे ना, ठीक है, जिसके रिस्पेक्ट में एनी ऑफ द 3 कंडीशंस आर फुलफिल्ड, 3 कंडीशन पढ़ते हो ना, 3 क्राइटेरिया पढ़ते हो, ठीक है। अब देखो, हम बोले सब्सिडरी कंपनी मीन्स अ कंपनी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होनी चाहिए, कंपनी होनी चाहिए। ऐसे होल्डिंग कंपनी मीन्स अ कंपनी इन रिलेशन टू द अदर कंपनी, इफ द अदर कंपनी इज योर सब्सिडरी, तो सबसे पहले वो कंपनी होनी चाहिए, दोनों ही क्या होनी चाहिए, कंपनी। अच्छा, कंपनी एक्ट के अंदर जहां भी कंपनी वर्ड आता है, जहां भी, ठीक है, उसका मीन मतलब कैसे लेते हैं, सेक्शन 2 क्लॉज 20 जो अभी हमने डिस्कस किया, क्लियर है? क्या उस डेफिनेशन के अंदर आपको ये फिट हो रही है? हो रही है? इसमें भी सोच रहे हो यार, अरे ब्रिटेन की कंपनी है भैया, उसमें क्या लिखा, तो क्या इसमें सोचने वाली बात क्या समझ में नहीं आया? डेफिनेशन अभी आपने पढ़ी, अभी लिखी हुई आपके सामने, क्या आपको यूनिलीवर से फिट हो रही है? ये कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड, यूनिलीवर क्या इंडिया के किसी कंपनी लॉ में बनी है? तो इंडिया की कंपनी लॉ में बनी तो मैं उसको ब्रिटिश कंपनी कैसे बोलता? ब्रिटेन के जो भी लॉ होंगे उसके अंदर बनी होगी, ये सुनो, तो उसे हमारा क्या लेन देना है? तो टेक्निकली देखा जाए क्या यूनिलीवर क्या सेक्शन 2 क्लॉज 20 में फिट हो रही है? तो जब कंपनी नहीं है तो क्या एक होल्डिंग कंपनी कैसे हो गई? तो होल्डिंग कंपनी के लिए होल्डिंग कंपनी मीन्स अ कंपनी, देन कंडीशंस आर देयर, वो अलग बात है। लेकिन सबसे पहले क्या है, कंपनी होनी चाहिए। तो सवाल उठता है ये तो कंपनी की डेफिनेशन में ही नहीं फिट हो रही। समझ आया? मेरा क्वेश्चन समझ में नहीं आया? आया क्वेश्चन समझ में आ गया ना? अब देखिए आप, अच्छा, होल्डिंग कंपनी की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 46 में दे रखी है, और सब्सिडरी की दे रखी है सेक्शन 2 क्लॉज 87 दे रखी है। मैं डेफिनेशन में नहीं जा रहा, सब पढ़ाऊंगा आगे, डेफिनेशन होल्डिंग भी पढ़ाऊंगा, सब चीज सब पढ़ेंगे।
इन दोनों क्लॉज में सेक्शन 2 क्लॉज 46, सिर्फ क्लॉज 46 एंड ऐसे सेक्शन 2 क्लॉज 87, दोनों क्लॉज में लिखा हुआ है। यहां लिखा हुआ फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज, यहां भी लिखा हुआ फॉर द पर्पस दिस क्लॉज, कंपनी मींस बॉडी कॉर्पोरेट। तो क्या सेक्शन 2 क्लॉज 46 से कॉन्टेक्स्ट में एज वेल एज सेक्शन 2 क्लॉज 87 के कॉन्टेक्स्ट में क्या कंपनी की अलग से डेफिनेशन रखी है? हाँ या ना? अच्छा लिखा कंपनी का मतलब क्या लेना है? बॉडी कॉर्पोरेट लेना है। क्या लेना है? बॉडी कॉर्पोरेट। इसका मतलब अब मुझे बताओ, जब अलग से डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 46 में या सेक्शन 2 क्लॉज 87 में दे रखी है, तो विल आई टेक द जनरल डेफिनेशन गिवन द सेक्शन 2 क्लॉज 20? नो। और बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर हर वो चीज कवर होती है जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है, और चाहे इंडिया की हो चाहे बाहर की हो, वो सब बॉडी कॉर्पोरेट डेफिनेशन ये सेक्शन 2 क्लॉज 11 में दे रखा है। मैं पढ़ाऊंगा डिटेल में आपको बॉडी कॉर्पोरेट किसे कहते हैं, लेकिन मोटा मोटा ये समझिए अभी आपके स्टेज पे कि बॉडी कॉर्पोरेट में हर वो चीज कवर होती है जिसकी क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी है। तो जितने भी इंडियन कंपनी है क्या वो सब सेपरेट लीगल, क्या वो सब बॉडी कॉर्पोरेट है? क्या आपको एलएलपी, जितने इंडियन एलएलपी क्या वो बॉडी कॉर्पोरेट है? क्या जो स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं इंडियन आईसीआई, एलआईसी, यूटीआई, ये भी क्या है? बॉडी। क्या फॉरेन कंपनी भी हमारे लिए क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट है। तो वो सब बॉडी जिनकी भी सेपरेट लीगल, चाहे इंडिया की जो बाहर की। अब मुझे बताओ टेक्निकली क्या यूनिलीवर बॉडी कॉर्पोरेट है? हाँ है ना? अच्छा क्या ये कंपनी मानी जाएगी? कंपनी का मतलब क्या लेना है? बॉडी कॉर्पोरेट। अब बताइए क्या होल्डिंग सब्सिडरी बन सकता है? ये सुनो, और है एक्चुअली होल्डिंग सब्सिडरी। लेकिन अगर अलग से यहां नहीं लिखा होता कि सब फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज कंपनी का मतलब बॉडी कॉर्पोरेट लेना है, तो क्या मीनिंग लेते? सेक्शन 2 क्लॉज 20 उसमें फिट हो रही है? नहीं, तो मतलब ही नहीं है आपको ये होल्डिंग सब्सिडी का रिलेशनशिप बन जाए। तो क्या ये जो अलग से लिखा हुआ है इस कारण से आपको एक इंडियन कंपनी और फॉरेन कंपनी में भी होल्डिंग सब्सिडी रिलेशनशिप बन जाता है? ये सुनो, नहीं एक जगह नहीं लिखा होता तो क्या होता? दोनों तरफ कंपनी का मतलब क्या लेते? सेक्शन 2 क्लॉज 20, उसमें खाली इंडियन कंपनी। इसका तो क्या होता? होल्डिंग सब्सिडी रिलेशनशिप से किससे बनता? दोनों इंडियन कंपनी के बीच में बनता। हाँ या ना? लेकिन क्योंकि ये अलग से लिखा, और बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर इंडियन कंपनी भी कवर हो रही है, फॉरेन भी हो रही है, हर चीज जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है, चाहे इंडियन बॉडी हो चाहे फॉरेन बॉडी हो, तो सब बॉडी कॉर्पोरेट है। और बोले यहाँ कंपनी का मतलब क्या लेना है? बॉडी कॉर्पोरेट। इसका मतलब क्या हुआ? क्या एक इंडियन और फॉरेन, दो इंडियन कंपनी के बीच में भी हो सकता है? क्या इंडियन और फॉरेन कंपनी के बीच में होल्डिंग सब्सिडी रिलेशनशिप बन सकता है? ये सब हुआ किसकी वजह से? Because of one small definition given in the section 2 clause 46 as well as 2 clause 87। यहां कंपनी का मतलब क्या लेना है? बॉडी कॉर्पोरेट लेना है। अच्छा ये नहीं लिखा हो तो क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल हो पाता? अब तो सब लॉ के एंगल समझा रहा हूं मैं, एक तो रट लिया हाँ जी ऐसा होता है, बट कहां से? अगर कोई मैं ये सवाल अगर मैं पूछ लूं किसी से, मैं बताऊं जो सीए हैं, सीएस हैं, 10-10 साल से काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, ये सवाल तुम उनसे पूछ के देख लेना कि सर ये होल्डिंग कंपनी, हाँ ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल है कि साहब ये होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी है। तो आप उसे बोले सर ये कंपनी होल्डिंग कंपनी होने से पहले कंपनी होनी चाहिए, कंपनी की डेफिनेशन में तो फिट ही नहीं हो रही सेक्शन 2 क्लॉज 20 में एक होल्डिंग। पता क्या सामने जवाब? पता क्या? ज्यादा एनालिसिस मत कर, ये होल्डिंग है सब्सिडरी, बस रट्टे मार रखे, पता नहीं है। मैं मतलब मैक्सिमम लोग को डेप्थ अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग नहीं, पढ़ते कैसे, समझते कैसे, ठीक है, उनको पता ही नहीं है, वो अलग से दे रखा है। अच्छा एक चीज बताओ, एक टर्म सुना होगा आपने इकोनॉमिक्स में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अच्छा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या होता है? क्या बाहर की कंपनियां इंडिया में इन्वेस्टमेंट करती है, और ज्यादातर ये होता है कि जब एफडीआई होती है, ज्यादातर बाहर की कंपनियां इंडिया में अपनी सब्सिडरी सेटअप करती है। क्या करती है? सब। तो कैसे था जब यूनिलीवर ने हिंदुस्तानी में सेटअप किया होगा इंडिया में, क्या इसने भी एफडीआई की है? हाँ है ना? क्या की है? एफडीआई। अब सोच के देखो, अगर इन यहां पे अलग से कंपनी का मतलब बॉडी कॉर्पोरेट नहीं लिखा होता तो क्या एफडीआई पॉसिबल होती? तो कहां का इसके इंप्लीकेशन जा रहे हैं, कहां तक इंप्लीकेशन जा रहे हैं इंडस्ट्री में, कि अगर ये यहां नहीं लिखा होता तो जो एफडीआई नाम की जो चिड़िया होती है क्रॉस लग जाता, कोई एफडीआई नहीं होता। इसलिए लॉ मेकर्स ने लिखा है, क्या सोच के लिखा है, इसके पीछे लॉजिक समझा, उन्होंने लिखा है तो कोई कारण से लिखा है ना, कि प्रैक्टिकली इस तरह की ट्रांजेक्शन ही नहीं हो सकती थी। तो कहां, अब तो छोटी सी बात है बट इसके इंप्लीकेशंस कहां तक जा रहे हैं। तो एक एग्जांपल मैंने दिया, अनलेस द कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड्स अदरवाइज का, इसलिए कभी ना कंफ्यूज नहीं होना, कभी आपको डिफरेंट चीज लगे तो देख लेना उस सेक्शन में अलग से कोई डेफिनेशन तो नहीं दे रखी है। अब यहां देखा हमने तो हमको आंसर मिल गया कि साहब यहां अलग से कंपनी की डेफिनेशन दे रखी है, इसलिए हम जनरल डेफिनेशन को यूज नहीं करेंगे, हम स्पेसिफिक डेफिनेशन यूज करेंगे, बिकॉज यहां पे अलग से डेफिनेशन, ये सब होल्डिंग सब्सिडी आपको फाउंडेशन पढ़ाया था, लेकिन वहां ये सब कचरा बचा नहीं किया था। यहाँ कंपनी का मतलब ये लेना, फलाना लेना, दिखना, आप अननेसेसरली परेशान हो जाते हैं, ठीक है। तो वो क्योंकि उस लेवल की चीजें नहीं है, ठीक है, लेकिन अब आप पढ़ रहे हैं डिटेल में तो आपको सब चीज पता होनी चाहिए कि किस तरीके से एनालाइज करना है। कोई डाउट?
ये बात समझ में आई सबको? अब हुआ क्या था, फाउंडेशन वो बच्चा भी क्लास में है नहीं, एक स्टूडेंट था, वो फाउंडेशन में क्या करता, ये वाला एग्जाम्पल क्या करता, मेरे से बार बार के पूछता था, और उसको आग किसने लगा दी थी? किसी इंटर के बच्चे ने, और कोई इंटर का दोस्त होगा उसको। अब वो हाँ जो कंजा क्या वो, देखो तुम भैया कोई भी भाषा में, मैं नहीं बोल सकता ना, ठीक है। देखिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं, वो बच्चा बार बार से मेरे से पूछ रहा था, सर ये हिंदुस्तान यूनिलीवर HUL, मैं कहा तेरे को ये बात पता कैसे चली? मैं समझ तो गया था कोई इंटर के बच्चे, क्योंकि मैंने एग्जाम्पल दे रखा। तो मैं कहा जिस बच्चे ने तेरे को बताया इंटर के, उसने पूरा बताया नहीं सर, वो थोड़ा सा बता के बोला ऐसा कुछ होता है सर, कुछ बता रहे थे, ठीक है ठीक है। अच्छा अब मैं कहा, अब तो मैं कहा मैं इंटर में बता रहा हूँ, लेकिन बार बार से मैं पूछता था। मैं कहा भाई इंटर में सब हर चीज़ की स्टेज होती है, कितना डाइजेस्ट कर पाओगे। देखो हम तो बोलते खा, अब जितना आप डाइजेस्ट कर पाओगे उससे ज़्यादा खा लोगे तो क्या होगा, वोमिटिंग हो जाएगी ना। तो डाइजेस्ट ही नहीं कर सकते तो क्या फायदा उसको बता के, ठीक है। हर चीज़ की स्टेज होती है, हर चीज़ की स्टेज होती है। आई थिंक अब आपको यू आर एबल टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली। और हमेशा ध्यान रखना कोई भी टर्म जो सेक्शन 2 में डिफाइंड है, ज्यादातर वही मीनिंग चलेंगे ऑब्वियसली, ठीक है, जनरल डेफिनेशन। लेकिन कोई कोई जगह उसकी क्या होती है, डिफरेंट भी, और वो सेक्शन 2 में पहले लिखा हुआ है, अनलेस द कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड्स अदरवाइज। तो वो तो हाई, बहुत इंपॉर्टेंट उस चीज की इंपॉर्टेंस है कि अनलेस द कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड क्यों लिखा हुआ है। आई होप दिस इज क्लियर एवरीवन, ठीक है। अब क्या था, बच्चों को बड़ा इंटरेस्ट नहीं लगता, अब वो टेस्ट करते रहेंगे, जाके कोई मिलेगा ना, बताइए बताइए, ठीक है, मुझे मालूम है, ठीक है। सो इसके साथ हमने डेफिनेशन ऑफ कंपनी कंप्लीट कर ली। कंपनी की डेफिनेशन तो बहाना तो दो कंपनी की डेफिनेशन थी, कितनी सी, इतनी सी डेफिनेशन थी, बट इसी बहाने कितनी सारी बातें पता लगी। सेक्शन 2 क्या होता है, सेक्शन 2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, लॉट ऑफ थिंग्स वी गॉट टू अंडरस्टैंड। और ये एक बार समझाने के लिए, अब आपको कोई भी एक्ट पढ़िए, सब जगह सेम पैटर्न है, तो हमेशा के लिए काम हो गया, क्लियर है। नाउ वी मूव ऑन टू द कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ द कंपनी। कैरेक्टरिस्टिक्स और द फीचर्स ऑफ कंपनी। देख कंपनी के जो कैरेक्टरिस्टिक और फीचर्स है बहुत सारे हैं, बट उसमें फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट, पहला और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट यू विल गेट टू नो कि ज्यादातर कैरेक्टरिस्टिक और फीचर कंपनी के वो पहले ही कैरेक्टरिस्टिक से कनेक्टेड है। एंड द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फीचर कंपनी इज द सेपरेट लीगल एंटिटी, दैट इज द सेपरेट लीगल एंटिटी। और ये बात हम अभी आज भी डिस्कस किया था, कल भी, कि सब कंपनी बीइंग एन टाइप ऑफ इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन, इट मीन कंपनी हैज गॉट अ सेपरेट लीगल, इट मीन कंपनी की अपनी एक पहचान है, एंटिटी है, विच इज सेपरेट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट। एंड हु आर द कॉन्स्टिट्यूएंट? मेंबर्स और शेयरहोल्डर गिवन बाय लॉ, दैट्स व्हाई इट कॉल्ड सेपरेट लीगल। एंड इट मीन्स दैट इट इंप्लाइज दैट कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, पर्सन है बट पर्सनैलिटी का कंसेप्ट लॉ ने दिया है, दैट्स व्हाई इट्स एन आर्टिफिशियल पर्सन। क्लियर है? अच्छा, कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी और ज्यादातर कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो हम आगे पढ़ेंगे, यू विल गेट टू नो दैट दे आर ऑल कनेक्टेड विद द कंसेप्ट ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी। और कहीं ना कहीं इसी बात से कंपनी अपने आप में एक पर्सन है, एंड बिकॉज इट्स गिवन बाय लॉ, दैट्स व्हाई इट्स नॉट अ नेचुरल पर्सन, रादर इट्स एन आर्टिफिशियल पर्सन। नाउ इस कॉन्टेक्स्ट में एक लैंडमार्क केस है जो आपने फाउंडेशन में भी थोड़ा सा पढ़ा था, मैं यहाँ पे आपको उस केस को डिस्कस करूंगा। एंड दैट इज द लैंडमार्क केस इसलिए बोलते हैं कि साहब उस केस में बहुत इस बात को फोर्सफुली ले डाउन किया गया था कि साहब कंपनी हैज गॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी, एंड द नेम ऑफ द केस इज दैट इज द सैलोमन वर्सेस सैलोमन कंपनी लिमिटेड। देखिए इस केस में व्हाट इज हैपेंड इन दिस पर्टिकुलर केस, इस केस में क्या हुआ था। अच्छा, कंपनीज को एक चीज ध्यान की, इस केस को समझाने से पहले एक चीज और मैं बता दूं आपको। कंपनीज ब्रॉडली हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी, सिर्फ दो हिस्सों में। अच्छा, कई बच्चे सब पढ़ के आते हैं कि सब कंपनी तीन तरह की होती है, प्राइवेट, पब्लिक एंड वन पर्सन कंपनी, वो गलत है। वो मैं आपको आगे समझा दूंगा
कि साहब वो क्लासिफिकेशन सही नहीं है। ओपीसी इज अ सब टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी। पहले कंपनी को दो टाइप में डिवाइड करेंगे, प्राइवेट पब्लिक, और फिर प्राइवेट में फिर आ जाते हैं वन ऑफ द टाइप्स ऑफ प्राइवेट कंपनी कैन बी। तो ओपीसी नथिंग बट इज नॉट थर्ड टाइप। अधिक तो एक चार्ट में से 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, इसका तीनों क्या है? तीनों अलग अलग हैं, है ना। अच्छा, पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन क्या पढ़ी है? फाउंडेशन में आपने प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन पढ़ी है, ठीक है, वो जिसके आर्टिकल में 3 रेस्ट्रिक्शन होती है। पब्लिक की क्या है? विच इज नॉट अ। अब देखो एक चार्ट बना हुआ है, प्राइवेट, पब्लिक, ओपीसी, जो ज्यादातर लोग किताबों में वैसे लिखा हुआ, बच्चे ऐसे पढ़ के आते हैं, बच्चों को ऐसे पढ़ा देते हैं टीचर लगे। 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ। अब बोले वो ओपीसी का सॉरी पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। ये नहीं है, पहला प्राइवेट फिर पब्लिक फिर ओपीसी, मान लिया ये नहीं है। तो ये नहीं है तो कोई जरूरी है कि पब्लिक है क्या? ओपीसी भी तो हो सकती है, हाँ ना। अगर आप 3 पार्ट में से डिवाइड करेंगे तो बताओ डेफिनेशन ही अपने आप में क्या हो गई? गलत हो गई। लेकिन मैं अगर 2 ही पार्ट में डिफाइन कर रहा हूं कि साहब कंपनी कैन बी प्राइवेट और पब्लिक, तो ये नहीं है तो बचा क्या? ये कंपनी है, और प्राइवेट नहीं तो क्या है? पब्लिक। तो हर तरीके से कंसेप्ट यही है, उसको गलत तरीके से लोग प्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। एंड कंपनी 2 ही तरह की होती है, या तो प्राइवेट या पब्लिक। अच्छा, कंपनीज को हम ब्रॉडली, इस सब डिटेल में मैं आगे पढ़ाऊंगा, प्राइवेट एंड पब्लिक। अच्छा, इनके कुछ बेसिक चीजें, कुछ रिक्वायरमेंट होती है। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर्स कितने चाहिए? 2। पब्लिक में 7। मिनिमम डायरेक्टर्स, प्राइवेट कंपनी 2, पब्लिक कंपनी 3 डायरेक्टर्स। अच्छा, नाम के अंत में एट द एंड ऑफ द नेम प्राइवेट कंपनी की पहचान क्या है? प्राइवेट लिमिटेड वर्ड्स होंगे, और पब्लिक कंपनी की पहचान क्या है? सिर्फ लिमिटेड वर्ड होगा। पब्लिक लिमिटेड नहीं, सिर्फ लिमिटेड। लिमिटेड दोनों में कॉमन है, साथ में प्राइवेट कंपनी में प्राइवेट वर्ड एक्स्ट्रा लगता है टू डिमार्केट कि सब ये प्राइवेट कंपनी क्या है? प्राइवेट कंपनी। क्लियर है? ये कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक कह सकते हैं और प्राइवेट कंपनी एंड द पब्लिक कंपनी। अच्छा, ये जो केस है सोलोमन वर्सेस सोलोमन कंपनी लिमिटेड, इसमें ये जो कंपनी है सोलोमन कंपनी लिमिटेड, ये प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी? तो लास्ट में हम देख रहे हैं लिमिटेड वर्ड आ रहा है, इसका मतलब क्या है? पब्लिक कंपनी। क्या है? पब्लिक कंपनी। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो लॉ में क्राइटेरिया है कि सब कंपनी के नाम के अंत में प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड, अगर प्राइवेट कंपनी तो प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक कंपनी तो लिमिटेड। क्या कहीं लॉ ये बोल रहा है कि सब कंपनी के नाम के अंत में कंपनी वर्ड आना चाहिए? नहीं है। इसका मतलब ध्यान रखना, ये नॉर्मली बच्चे क्या होता है, अभी तो सुन लेते हैं, बाद में गड़बड़ कर देते हैं। एबीसी एंड कंपनी, कंपनी वर्ड आ रहा है नाम में, फिर भी कंपनी नहीं है। बट एबीसी लिमिटेड कंपनी वर्ड नहीं आ रहा, फिर भी क्या है? कंपनी है, पब्लिक कंपनी है। वही XYZ प्राइवेट लिमिटेड बोले प्राइवेट कंपनी है। इसका मतलब कंपनी वर्ड इज नॉट द क्राइटेरिया, कहीं भी कंपनी वर्ड इज नॉट द क्राइटेरिया। अब तुम बोलोगे, कई बच्चे बोलेंगे सर यहां भी तो कंपनी वर्ड लिखा हुआ है, सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। मैं इसकी वजह से कंपनी नहीं बोल रहा हूं, ये अगर नहीं भी लिखा होता तब भी कंपनी हो सकती थी, तो मैं इसकी वजह कंपनी नहीं बोल रहा हूं, मैं लिमिटेड वर्ड की वजह से कंपनी बोल रहा हूं। रीजन भी समझना है कि व्हाई आई एम कॉलिंग इट अ कंपनी, ठीक है। तो कंपनी वर्ड, तो कंपनी वर्ड इज रेलेवेंट और इरेलेवेंट? इरेलेवेंट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कभी कंफ्यूज नहीं होना। अगर चेक करना कि पर्टिकुलर नाम कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं करना, तो डोंट गो इनटू द वर्ड कंपनी, ठीक है। अंडरस्टैंड इट बाय द वर्ड्स लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड। अगर प्राइवेट कंपनी है तो नाम के अंत में क्या होगा? प्राइवेट लिमिटेड, और पब्लिक कंपनी तो नाम के अंत में लिमिटेड। अच्छा, अब ये ना जनरली क्या होता है वो सब मैं बता रहा हूं, इफ्स एंड बट्स बहुत हैं। अच्छा, वही अगर प्राइवेट या पब्लिक कंपनी साथ में सेक्शन 8 कंपनी, नॉन प्रॉफिट कंपनी, क्या नाम के अंत में लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड होता है? नहीं। इसका तो इफ्स एंड बट्स बहुत होंगे, अभी बहुत कुछ आएगा, लेकिन अभी पहले ही समझ जनरली क्या होता है। कुछ कुछ केस में अलग होगा, तो सबका लॉजिक भी समझाएंगे, फिर ऐसा क्यों है, विल डिस्कस दैट। बट अभी जनरली क्या होता है वहां, क्योंकि तो धीरे धीरे चीज चलेंगी ना, आपको एक बार में सारी चीज सारा पिटारा खोल देंगे तो कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। इज इट ओके विद एवरीवन? ना, आप देखिए, आप इस केस में व्हाट इज हैपेंड, ये जो केस था सोलोमन वर्सेस सोलोमन कंपनी लिमिटेड, ये इंडिया केस नहीं, यूके केस है, इट्स नॉट अ इंडियन केस। अच्छा, ये भी आप पढ़ोगे, आपको ना एक इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स करके जो चैप्टर आपके सिलेबस में है, वहां एक चीज पढ़ोगे कि हम अपने लॉज को इंटरप्रेट करने में हम उन कंट्रीज के लॉज की, उन कंट्रीज के डिसाइडेड केसेस की भी मदद ले सकते हैं जिन कंट्री का लीगल सिस्टम इज सिमिलर टू आवर लीगल सिस्टम। अच्छा, इंडिया का लीगल सिस्टम किस सिमिलर है? ये ब्रिटेन से, क्योंकि ब्रिटिशर्स का इतने साल रूल रहा, कितने सारे तो उनके लॉ बनाए हुए आज तक चल रहे हैं। ये सुनो, इसका तो इंडियन लीगल सिस्टम वेरी सिमिलर टू द ब्रिटिश लीगल सिस्टम।
तो एक्चुअली इसलिए आप तुम लोगों को नोट करोगे हमारे लॉज में, आप कोई भी लॉ पढ़ लीजिए, बहुत सारे ना यूके केस, वहां क्या केस डिसाइड हुआ था, या उनके कुछ सेक्शंस को भी रेफर किया था फॉर अंडरस्टैंडिंग आवर लॉज, फॉर अंडरस्टैंडिंग आवर लॉ। क्यों? क्योंकि हमारा लीगल सिस्टम ये अलाउ करता है, लेकिन उन कंट्री का ही लॉ जिनका लीगल सिस्टम से सिमिलर है, उसमें कौन फिट होता है? यूके। कभी देखना अमेरिका के केसेस, कनाडा के केसेस, जर्मनी के केसेस, जापान के केसेस कभी हम रेफर नहीं करते, क्योंकि उनका लीगल सिस्टम से डिफरेंट है। क्या है? डिफरेंट है। ये हम, क्योंकि कोई दिमाग में सवाल आ जाए कि सब ये यूके केस है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमारा क्या लेना देना? क्योंकि हमारा लीगल सिस्टम ये अलाउ करता है कि साहब हम अपने लॉज को इंटरप्रेट करने में उन कंट्री के लॉज, उन कंट्री के डिसाइडेड केसेस की मदद ले सकते हैं जिनका लीगल सिस्टम हमारे लीगल सिस्टम से सिमिलर है। ये सब इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट चैप्टर में पढ़ोगे, ठीक है। एंड इसीलिए ये केस आपको, अदरवाइज अगर ऐसा नहीं अलाउड होता तो फिर ये सब बात ही नहीं करते, हम खाली इंडियन केस की बात करते। इनफैक्ट आपने फाउंडेशन में वो कई सारी डॉक्ट्रिन पढ़ी है, अल्ट्रा वायरस याद है, वो आपका एशबुरी रेलवे कंपनी, डॉक्ट्रिन अल्ट्रा वायरस, क्या यूके के केस थे वो, क्योंकि हमारा लीगल सिस्टम अलाउ करता है, परमिट करता है कि while interpreting our laws we can take the help of the laws and decided cases। अगर ये परमिट नहीं करता तो फिर हम ये सब बात ही नहीं कर सकते थे यहाँ पे। इंडिया केस थोड़ी छोटी छोटी बात पर ध्यान देना है, वो दिमाग में आ जाए सर यूके केस है, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? तो देयर इज रीजन बिहाइंड दैट, रीजन बिहाइंड दैट बिकॉज आवर लीगल सिस्टम परमिट द सेम। नाउ अब देखिए, ये बंदा, दिस मैन सोलोमन, ये अपना एक लेदर बिजनेस चला रहा था, and he was carrying on this leisure business in the form of proprietary concern। क्या चला रहा था? proprietary concern। अपने एक proprietorship, यही खुद proprietor था। बाद में इसके दिमाग में आया कि साहब मुझे यही बिजनेस यही होगा, कंपनी फॉर्म में चलाना है। क्या चलाना है? कंपनी फॉर्म में चलाना है। उसके लिए उसने एक नई कंपनी बनाई, सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। क्या बनाई? सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। अच्छा, पर्पस क्या था कि जो मैं पहले से बिजनेस अपना चला रहा हूं, लेदर बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ प्रोप्राइटरी कंसर्न, उसको कंपनी फॉर्म में चलाना है। तो मुझे बताए कंपनी बना के क्या वो बिजनेस सेल करना पड़ेगा, तो सेलर कौन होगा? सोलोमन। और बायर कौन होगा? सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। तो पहले से बिजनेस का ओनर कौन है? सोलोमन है। तो वो बिजनेस को सेल करेगा, किसको सेल करेगा? कंपनी को, एंड दैट इज सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। तो वो कंपनी लेकिन उससे पहले और एक चीज देखिए, क्योंकि ये पब्लिक कंपनी बनाई थी, तो अभी पब्लिक कंपनी में भी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं क्या वो पूरी होनी पड़ेगी। अच्छा, नाम से तो पता लगा पब्लिक कंपनी है, तो कम से कम कितने मेंबर चाहिए? 7। तो 7 मेंबर कैसे बने? सोलोमन खुद एक मेंबर बन गया, ठीक है, उसकी वाइफ, डॉटर एंड 4 सन्स, टोटल 7 लोग हो गए। अच्छा, यूके के अंदर आप जानते करेंसी पाउंड चलती है, उस समय भी पाउंड थी, आज भी पाउंड, ठीक है। वैसे आप यूरो सुनते हो ना, यूरो ब्रिटेन में नहीं चलता है एक्चुअली, वैसे ब्रिटेन इज अ पार्ट ऑफ यूरोप, ठीक है, इनफैक्ट वन ऑफ द मेजर कंट्री ऑफ द यूरोप। लेकिन यूरोप के अंदर मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ने कॉमन करेंसी अडॉप्ट कर ली, यूरो, मोस्ट ऑफ द कंट्री है, लेकिन कुछ कंट्रीज ने अभी तक अडॉप्ट नहीं किया, उसमें स्पेशली ब्रिटेन ने अडॉप्ट नहीं किया। ब्रिटेन में आज भी पाउंड ही चलता है। देखिए हियर, मैं को इसी बहाने तुम्हें बहुत सारी जनरल नॉलेज भी दे देता हूँ, ठीक है, कंपनी लोग का कोई मतलब नहीं है इससे, ठीक है। देखिए सोलोमन वाइफ, वैभव सर को बोलूँ अगले बार से कंपनी लोगों के साथ फीस एक्स्ट्रा जनरल नॉलेज की भी, ठीक है। सोलोमन वाइफ, डॉटर एंड 4 सन्स, ये 7 आपको शेयर होल्डर बन गए। अच्छा, इन सब ने एक एक शेयर खरीदा और एक एक शेयर की वैल्यू थी 1 पाउंड, 1 पाउंड ईच। तो क्या 7 मेंबर बन गए? सोलोमन हिमसेल्फ, हिज वाइफ, हिज डॉटर एंड 4 सन्स ऑफ द सोलोमन। क्लियर है? नाउ अच्छा, जो मिनिमम 3 डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट थी, तो सोलोमन हिमसेल्फ बिकेम द मैनेजिंग डायरेक्टर, and out of 4 sons, 2 sons became the directors। अच्छा, ये मत समझना कि साहब हमेशा मेंबर्स में से डायरेक्टर होते, चांस क्या, इस केस में ऐसा था। कई बच्चे ना दिमाग में अपने आप वो थ्योरी बना लेते हैं, अच्छा ये मेंबर भी है, इन्हीं में से डायरेक्टर, ऐसा कुछ नहीं है। मेंबर और डायरेक्टर अलग अलग भी हो सकते हैं, ये चांस की बात है, इस पर्टिकुलर केस में ऐसा था। क्लियर है? तो सोलोमन हिमसेल्फ बिकेम द एमडी एंड आउट ऑफ 4 सन्स, इस चारों को चारों शेयर तो बन गए थे, लेकिन उनमें से कोई 2 सन आपको डायरेक्टर बन गए। क्या मिनिमम 3 डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट पूरी हो? पब्लिक कंपनी बनाई है, मिनिमम 3 डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। नाउ अच्छा, पर्पस क्या था कि साहब इस कंपनी को बना के मैं बिजनेस अपना सेल कर दूंगा कंपनी को, नाउ द बिजनेस विल बी कैरिड ऑन इन द फॉर्म ऑफ ए कंपनी। क्लियर है? इसका बताओ हु इज द सेलर ऑफ द बिजनेस? सोलोमन। And this company, Solomon and Company Limited,
ये क्या है? बायर। ये अपना बिजनेस सेल कर रहा है, तो बिजनेस की वैल्यू निकाली गई, सब टोटल जो बिजनेस सेल कर रहा है लेदर बिजनेस, उसकी वैल्यू निकाली गई 38,782 पाउंड्स। 38,782 पाउंड, इतनी वैल्यू बिजनेस की। अच्छा, कंपनी को जब इतने वैल्यू का बिजनेस मिल रहा है तो क्या कंपनी इतनी कंसिडरेशन पे करेगी? है ना। तो बायर, कोई भी जब बाय करते हैं तो यू हैव टू पे द कंसिडरेशन टू द सेलर। तो हु विल पे द कंसिडरेशन इन दिस केस? कंपनी। तो कंपनी ने कंसिडरेशन कैसे पे किया इतने वैल्यू के बिजनेस के बदले में? क्या कंसिडरेशन पे किया? देखिए, पहले स्थिति दिया आपको, दैट इज द 10,000 सिक्योर्ड डिवेंचर्स ऑफ 1 पाउंड ईच। अच्छा, 10,000 सिक्योर्ड डिवेंचर्स हैं और एक की वैल्यू 1 पाउंड है, तो इसका वैल्यू कितनी हो गई? 10,000 पाउंड। 20,000 इक्विटी शेयर दिए, अगेन 1 पाउंड ईच, कितनी वैल्यू हो गई? 20,000 पाउंड। अब बाकी कैश में दिया, तो टोटल कितना देना था? 38,782 पाउंड। 30,000 हो गया, 10 + 20, तो बैलेंस कितना होगा? 8,782 पाउंड कैश में। टोटल आपका 38,782 पाउंड। मतलब क्या हुआ? एक तरफ आपने बिजनेस परचेज किया, बदले में कंसिडरेशन जो कंपनी ने सोलोमन को दिया था, क्या पूरा कैश में दिया था? कैश एंड काइंड मिक्स है, तो कुछ तो कैश दिया आपने 8,782 पाउंड, बाकी क्या दिया है? शेयर्स एंड डिवेंचर। क्या दिए हैं? शेयर्स एंड डिवेंचर। क्लियर है? अच्छा, पढ़ते होगे, आपने पढ़ा होगा कि साहब ये सब पढ़ते हो अकाउंट्स वगैरह में, इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। एक्चुअली मुझे बताइए, उल्टा भी है। कंपनी शेयर दे रही है तो बदले में कैश नहीं मिला, बिजनेस मिल रहा है। क्या मिल रहा है? बिजनेस। ठीक है, और बदले में कंसिडरेशन में पूरा कैश में नहीं दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? कुछ कैश दे रहे हैं, कुछ काइंड। क्लियर है? अच्छा, इसका इंपैक्ट क्या हुआ जब कंपनी ने कंसिडरेशन दिया सोलोमन को? इसका इंपैक्ट क्या हुआ? अब इसको देने के बाद कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए? 7 शेयर तो उन्होंने परचेज किए थे अपने 1-1 पाउंड पैसे देके, ठीक है, और ये आपको 20,000 शेयर उसको मिले हैं इन रिटर्न ऑफ द सेल ऑफ बिजनेस एज ए कंसिडरेशन। तो देखा कंपनी के टोटल शेयर कितने हुए? 20,7 20,007 शेयर्स। क्लियर? 20,007 शेयर। अच्छा, उस 20,007 शेयर्स में सोलोमन के पास कितने हैं? ये तो कंसिडरेशन के बिजनेस से बेचने के मतलब मिला, और एक उसने खरीदा था कंपनी बनाते समय। ये सुनो, तो 20,001, और रिमेनिंग 6 शेयर किसके पास है? कंपनी सोलोमन के फैमिली मेंबर्स है, फैमिली मेंबर। क्लियर है? क्लियर है? अच्छा, क्या इस प्रोसेस में सोलोमन कंपनी का क्रेडिटर भी बन गया? कैसे बन गया? एक कंपनी ने डिवेंचर उसको इशू किए, तो डिवेंचर होल्डर क्या होता है? क्रेडिटर। क्या होता है? क्रेडिटर। तो क्या कंपनी का खाली मेंबर ही है या डिवेंचर क्रेडिटर भी बन गया? और क्रेडिटर में भी कौन सा? सिक्योर, क्योंकि कंपनी ने कौन से इशू किए थे? सिक्योर डिवेंचर। इधर ओके, इंपैक्ट आया। अब देखो, आप कंपनी को बिजनेस सेल किया, इस तरीके से कंसिडरेशन पे किया, अब वो बिजनेस किसका हो गया? कंपनी का हो गया। कंपनी स्टार्टेड कैरिंग ऑन दैट बिजनेस। कुछ साल तक कंपनी बिजनेस चलाती रही। कुछ सालों के बाद कंपनी के बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आ गई, एंड उसकी वजह से कंपनी वेंट इनटू वाइंडिंग अप और लिक्विडेशन। कंपनी किस में चली गई? वाइंडिंग अप या लिक्विडेशन। अच्छा, कोई वाइंडिंग अप भी बोलते हैं, लिक्विडेशन बोलते हैं, की बात है। अच्छा, एक कंपनी अगर वाइंडिंग अप या लिक्विडेशन में चली जाती है तो ब्रॉडली क्या होता है? पहले क्या कंपनी के सारे एसेट रियलाइज होते हैं, जो भी बचे कुछ एसेट्स हैं, फिर उससे लायबिलिटी रीपे होती है। तो उसमें जो टोटल एसेट देखे गए वो 6,050 पाउंड्स के थे। मतलब जो भी एसेट्स उसकी वैल्यू कितनी थी? 6,050 पाउंड्स। और उस समय, अच्छा, ये एसेट्स का यूज करके हम लायबिलिटी को पे ऑफ करेंगे। अच्छा, लायबिलिटी में पहले क्रेडिटर्स को कंपनी पे करेगी पहले। अच्छा, कैपिटल भी लायबिलिटी होती है, बैलेंस शीट बनाते हो, कैपिटल भी क्या है? लायबिलिटी है। कंपनी के लिए कैपिटल भी क्या है? लायबिलिटी है। तो पहले कंपनी शोल्डर को कैपिटल रीपे करेगी या पहले क्रेडिटर्स को पे करेगी? अच्छा, क्रेडिटर में पहले सिक्योर्ड और पहले अनसिक्योर्ड? अच्छा, कंपनी का सिक्योर्ड क्रेडिटर कौन था? कितना अमाउंट? 10,000 पाउंड। क्लियर है? एक तरफ सोलोमन जो कि सिक्योर्ड क्रेडिटर था, एंड कितने वैल्यू है? 10,000 पाउंड। लेकिन उस समय कुछ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, जब कंपनी वाइंडिंग अप में गई तो उस समय कुछ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर भी थे, और जिनका क्लेम 8,000 पाउंड का था। कितना था? 8,000 पाउंड का था। देयर वर सम अनसिक्योर्ड क्रेडिटर आल्सो। इन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स ने देखा कि सब कंपनी के टोटल एसेट इतने हैं,
एंड इवन दैट इज नॉट सफिशिएंट फॉर रीपेइंग द सिक्योर्ड क्रेडिटर सोलोमन। उसको 10,000 पाउंड है ही ऐसे कितने हैं 6,000, तो ये पूरे के पूरे इसको मिल जाएंगे, बाकी इसको नहीं मिलेगा, ठीक है, बाकी उसकी लायबिलिटी पे ऑफ ही नहीं होगी और हमें तो कुछ भी नहीं मिलेगा। ये सुनो, तो इनको लगा साहब हमें तो कुछ नहीं मिलने वाला है, तो इन्होंने उठा के क्या किया, एक केस कर दिया। एंड जिस केस में आपको यूके में कोर्ट्स को हाउस ऑफ लॉर्ड्स बोलते, क्या होते हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, वहां केस कर दिया। और ये अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स ने ये प्रूव करने की कोशिश की कि साहब ये कंपनी जो है सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड और सोलोमन शुड बी ट्रीटेड एज वन एंड द सेम पर्सन। क्यों? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर दे आर्ग्यूड, उन्होंने कहा कि साहब कंपनी को देखिए आप, सोलोमन कंपनी लिमिटेड, इस कंपनी के अंदर टोटल शेयर्स 20,007 हैं, उसमें 20,000 एक शेयर किसके पास है, सोलोमन के पास, रिमेनिंग 6 शेयर भी किसके पास, उसके फैमिली मेंबर के पास। 3 ही डायरेक्टर हैं, तीनों के तीनों उसके, सोलोमन खुद और उसके बेटे हैं। ये सुनो, तो बोला कहने के लिए कंपनी है, सब कुछ तो किसके पास है, सोलोमन और फैमिली के पास ही है। दैट्स व्हाई कंपनी एंड सोलोमन शुड बी ट्रीटेड एज, ये आर्गुमेंट कौन दे रहा है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। इसलिए जो कंपनी का लॉस हुआ है, कंपनी वाइंडिंग में चली गई है, वो लॉस किसका माना जाए, सोलोमन का। एंड दैट्स व्हाई जो बचे हुए एसेट है उसको नहीं मिलने चाहिए, एंड कंपनी की जो हालत हुई इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होना चाहिए, सोलोमन। दैट्स व्हाई ये बचे हुए एसेट हमें मिल जाए। कौन बोल रहा है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने आर्गुमेंट रिजेक्ट कर दिया, दे डिड नॉट एक्सेप्ट दिस आर्गुमेंट एंड दे सेड दैट आपका आर्गुमेंट टोटली गलत है। क्यों? द हाउस ऑफ लॉर्ड्स सेड दैट बेसिकली वंस द कंपनी इज फॉर्म्ड, एक बार कंपनी बन गई, द कंपनी ऑलवेज हैव अ सेपरेट लीगल एंटिटी। Separate legal entity has got an entity of its own which is separate from its members, irrespective of this fact whether that member is holding one share or almost the entire share capital of the company। मतलब वो एक शेयर होल्ड कर रहा है या करीब करीब कंपनी की सारी शेयर कैपिटल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड आपको उससे फिर भी कंपनी अलग और मेंबर अलग। यही तो आर्गुमेंट दे रहा है, कंपनी के 20,007 शेयर में 20,000 एक ही बंदे के पास है, तो कंपनी और वो एक ही हो जानी चाहिए। हाउस ऑफ लॉर्ड्स डिड नॉट एक्सेप्ट दिस आर्गुमेंट एंड इट रिजेक्टेड दिस आर्गुमेंट, सेड दैट एक बार कंपनी बन गई है, कंपनी हमेशा अलग मानी जाएगी अपने मेंबर से, चाहे वो मेंबर कंपनी के एक शेयर होल्ड कर रहा हो, 2 शेयर होल्ड कर रहा हो, चाहे करीब करीब सारे शेयर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी अलग है और मेंबर अलग है, दे आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, दे आर सेपरेट फ्रॉम। क्या अल्टीमेटली क्या हाउस ऑफ लॉर्ड ने ये बात को बहुत फोर्सफुली ले डाउन कर दिया दैट कंपनी हैज गॉट अ सेपरेटली। तो हु वोन द केस, सोलोमन, एंड हु लॉस्ट द केस, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। तो जो बचे हुए एसेट थे वो किस में यूज हुए, फॉर रीपेमेंट ऑफ द सिक्योर्ड क्रेडिटर, एंड दैट इज द सोलोमन, दैट इज द सोलोमन। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो ये आपको एक बहुत लैंडमार्क केस है, एंड इसलिए बोलते हैं जब भी आप कंपनी भी सेपरेट लीगल एंटिटी ऑफ कंपनी की बात करते हैं तो इस केस का डिस्कशन जरूर आपको होता है। अच्छा, इसी बात को और समझने के लिए एक और भी केस दे रखा है आपके बुक में, मटेरियल में, वो भी सेपरेट लीगल एंटिटी से रिलेटेड ही है, ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग। ये भी बाहर का केस है। देखिए इस केस में क्या हुआ, व्हाट इज हैपेंड इन दिस पर्टिकुलर केस, एक कंपनी बनाई गई और एक कंपनी का बिजनेस था एरियल टॉप ड्रेसिंग। तुम सोचोगे सर ये कौन सा बिजनेस होता है? एक्चुअली क्या होता है कि कई कंट्रीज में जहां पे एग्रीकल्चर और एडवांस स्टेज में है, वहां पे हेलीकॉप्टर वगैरह से क्या होता है, ऊपर से आपको बहुत सारी चीजें आपको फसल वगैरह में डाली जाती है, इसको एरियल टॉप ड्रेसिंग बोलते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ बिजनेस। तो जरूरी नहीं कि जो फार्मर है उसके पास अरेंजमेंट हो, तो क्या वो कंपनीज को इंगेज करता हुआ आप हमें सर्विस हो, बदले में जो भी चार्जेस वो लेते होंगे। तो ये बिजनेस करने के लिए कंपनी बनाई गई। अच्छा, उस कंपनी को बनाने के पीछे मेन पर्सन ये मिस्टर ली था। ये कंपनी का नाम है ली एयर फार्मिंग, ठीक है। अच्छा, ये ट्रेंड पायलट था। तो एक तो ये पायलट था, और ये कंपनी बनने के बाद कंपनी के अंदर जो भी आपको एयरक्राफ्ट यूज होते थे उसमें मेनली यही बंदा, मतलब ही वाज द चीफ पायलट। इवन कंपनी बनने के बाद ट्रेंड पायलट, कंपनी बनाई, कंपनी के सारे शेयर उसने ले लिए एक्सेप्ट 1 शेयर, एक शेयर को छोड़ के बाकी सब शेयर उसने खुद ले लिए, ठीक है। और कंपनी का ये डायरेक्टर ही बन गया। बाद में क्या हुआ, ये कंपनी के बिहाफ पे जब कोई काम करा था एयर टॉप ड्रेसिंग का, कोई एक्सीडेंट हो गया, उसकी डेथ हो गई, मिस्टर ली डाइड। अच्छा, एक लॉ होता है, उस लॉ को नाम है एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट। पहले इसका नाम होता था वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट, नाउ इट कॉल्ड द एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट।
इस लॉ में ये दे रखा है कि अगर इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कोई एम्प्लॉय की डेथ हो जाए या उसको कोई फिजिकल इंजरी हो, चोट लग जाए, कुछ हो जाए, ठीक है, जैसे होता ना कोई फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, हाथ कट गया, तो डेथ तो नहीं, बट फिजिकल इंजरी इज देयर, डिसेबलमेंट इज देयर। तो ऐसे केसेस में जो एम्प्लॉयर है विल हैव टू पे कंपनसेशन टू द अफेक्टेड एम्प्लॉय। अगर वो एम्प्लॉय की सिर्फ डिसेबलमेंट हुई, डेथ नहीं हुई, तो उसको देंगे, और अगर मान लें उसकी आगे डेथ हो गई तो उसके जो भी डिपेंडेंट्स हैं उनको आप पे करेंगे, जो भी उनके लीगल हायर्स हैं डिपेंडेंट उनको पे करेंगे। किसकी ड्यूटी है? एम्प्लॉयर की। क्लियर है? अच्छा, इसमें मिस्टर ली की डेथ हो गई थी, तो उसकी जो विडो थी मिसेज ली, शी स्टार्टेड क्लेमिंग द कंपनसेशन कि भैया अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट मुझे कंपनसेशन मिलना चाहिए एज ए कंपनसेशन बिकॉज माई हस्बैंड हैड डाइड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ऑल दैट। एक्चुअली कंपनी डिड नॉट वांट टू पे द कंपनसेशन, एंड ये आर्गुमेंट हुआ कि साहब ये कंपनी और वो ली तो एक ही चीज है, तो एम्प्लॉय रिलेशनशिप ही नहीं है। अच्छा, जब तक एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं होगा तब तक क्या आपको ये लगा सकते हो? क्या ये तो पता है, जब इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इफ एनी एम्प्लॉय डाइज और ही गेट्स डिसेबल्ड देन एम्प्लॉयर इज लायबल टू पे कंपनसेशन। बट सवाल उठता है उसके लिए पहले दो लोग के बीच में एक एम्प्लॉय रिलेशनशिप होना चाहिए। तो एक्चुअली ये आर्गुमेंट दिया गया साहब ये कंपनी और मिस्टर ली के बीच में एम्प्लॉय रिलेशनशिप ही नहीं था। क्यों नहीं था? बोला कंपनी के अंदर सारे शेयर उसके पास एक्सेप्ट वन, वो कंपनी का चीफ पायलट भी था, वो कंपनी में डायरेक्टर भी था, तो वो और कंपनी एक ही। ये आर्गुमेंट दिया गया कंपनी के साइड से, दैट्स व्हाई कंपनी इज नॉट एम्प्लॉयर एंड ही इज नॉट द एम्प्लॉय एंड दैट्स व्हाई कंपनसेशन नॉट पेएबल। बट क्या आर्गुमेंट सही है? क्या अगेन चाहे सारे शेयर वो होल्ड कर एक्सेप्ट वन शेयर, फिर भी कंपनी क्या है? अलग है और मेंबर अलग, वही सेपरेट लीगल एंटिटी। तो क्या बना गया? कंपनी इज द एम्प्लॉयर एंड ही वाज द एम्प्लॉय, एंड एज अ रिजल्ट डिसीजन किसके फेवर में चला गया? इन फेवर ऑफ हिज widow Mrs. Lee, and she was allowed the compensation. She was on this ground कि कंपनी was the employer. अगेन क्यों कंपनी को हम सेपरेट माने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि वो बंदा उस कंपनी के अंदर करीब करीब सारे शेयर होल्ड करा था एक्सेप्ट द वन शेयर। अगेन कंपनी अलग है और वो अलग है, एंड दैट्स व्हाई एम्प्लॉय रिलेशनशिप वाज देयर, एंड दैट्स व्हाई हर विडो वाज ग्रांटेड द कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द एम्प्लॉयज कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द एम्प्लॉय। तो हम बात कहीं और ले जा रहे हैं, लेकिन सवाल बेस तो वही है ना, वेदर कंपनी हैज गॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी और नॉट। अगर सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती तो मुझे एक चीज बताइए, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती तो मुझे बताइए क्या एम्प्लॉय रिलेशनशिप बनता? नहीं बनता ना, ऑब्वियसली नहीं। अच्छा, इसी तो एक चीज बताता हूँ खुद, ऐसा ही कंसेप्ट बताता हूँ, और ये एक्चुअल रियल मैंने एक जगह और देखा था, वो लोग क्या गड़बड़ करते हैं। एक कंपनी अपने डायरेक्टर को कोई सैलरी दे रही है, इतना तो सुना होगा आपने, कहीं से कोई पेमेंट आती है तो नॉर्मली उसमें टैक्स कट के आता है, टीडीएस सुना तो होगा सबने, ठीक है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अच्छा, आज ही बात, चांस की बात है, ठीक है। अब एक कंपनी डायरेक्टर को सैलरी पे कर रही है तो उसमें टीडीएस काटेंगे। अच्छा, एक फर्म में पार्टनर अपनी शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट कर रहा है, एक फर्म में पार्टनर शेयरिंग, उसके लिए फर्म के बैंक अकाउंट में से उसको जो भी उसका शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट है उसका चेक दे रहे हैं, क्या वहां टीडीएस कटेगा? बेटा इतनी जल्दी आंसर मत दिया करो, नहीं कटेगा, यही तो क्वेश्चन था। अच्छा, क्यों नहीं कटा भाई? कब कटेगा? जब एक बंदा एम्प्लॉयर है और दूसरा क्या है? एम्प्लॉय है। ये सुनो, तो भैया वहां पार्टनरशिप अभी तो बार बार खाली फॉर्म इज द कलेक्शन, खाली बोलना थोड़ी है, उसको अप्लाई भी करना है। फॉर्म इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द पार्टनर, तो फॉर्म और पार्टनर अलग अलग है ही नहीं। जब अलग अलग नहीं है तो एम्प्लॉय रिलेशनशिप कहां बना? जब बना नहीं तो कौन किसका टीडीएस काट रहा है भाई? दो अलग अलग लोग ही नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? वहां टीडीएस नहीं कटता है, वहां टीडीएस नहीं कटता। अब ये बात इनकम टैक्स एक्ट में थोड़ी लिखी हुई है कि टीडीएस नहीं कटेगा, ये डिराइव हमने यहां से किया है। एक सीए क्या किया, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो ऑलरेडी बना हुआ, उसने क्या किया, ऐसे किसी कोई क्लाइंट था, वो ना फर्म का काम देखता था, उस सैलरी शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट कराया, उसमें टीडीएस कटवा दिया। दूसरे सीए ने बोला ये तुमने टीडीएस को कटवा दिया, बोला कंपनी में तो ऐसे करते हैं, सीए बने हुए ये कर रहे हैं काम, ये ठीक है। इसको समझ नहीं ये चीज को, देखो अब टैक्स की बात है, ये कंसेप्ट तो यहीं से चल रहा है ना। ये फर्म का नेचर अलग है, कंपनी का नेचर अलग है, बताना एकदम अपोजिट है। कंपनी के अंदर आप बोलते कंपनी इज ऑलवेज अ पर्सन इन द आइज ऑफ लॉ, बट पार्टनरशिप फर्म इज नेवर अ पर्सन, इट इज कलेक्शन ऑफ ऑल द। मैंने तो वहां टीडीएस थोड़ी बोला, वो टीडीएस काट के उसको शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट दे रहा है। अच्छा, कोई समझा रहा है कि गलत कर रहे हो, फिर बोलता है कंपनी में तो ऐसे करता है। अरे भाई गजब बात कर रहे हो, कंपनी पार्टनरशिप फर्म एक ही चीज हो जाएगी?
तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है चीजों की, ठीक है। और इसीलिए क्या होता है, लोग मार खा जाते हैं। अच्छा एक चीज बताइए, जिसके सामने किया होगा उसकी नजर में क्या, उसकी औकात समझ में आएगी क्या कितना पानी में है। अच्छा फिर वो क्लाइंट को बोला होगा जी हमने गलत चेक बनवा दिया था दूसरा, क्लाइंट भी समझ गया भैया किस बेवकूफ से हम अपना काम करवा रहे हैं, आगे वो दिमाग लगाया। हाँ धीरे धीरे देखो सब बातें लोगों को पता लग जाती है। आजकल के बच्चे, बुरा मत माना, आजकल बच्चों को पता क्या लगता है, हम गूगल को देख देख के बड़े होशियार बन जाए। गूगल को देख देख के आप कुछ इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते हो, स्मार्ट नहीं बन सकते हो आप। उसके लिए दिमाग ही चलाना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर ऐसे स्मार्ट बन जाता है ना तो फिर पता नहीं। और ये बताओ आपको जितनी, अच्छा गूगल क्या होता है, बॉम्बार्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन करता है। इसमें लोग और ज्यादा बोलते हैं एक्सेसिव इंफॉर्मेशन ऑलवेज आर कंफ्यूजिंग थिंग। तुम कभी नोट कर लेना, कभी क्या आपको रात को फ्रूट्स खाना चाहिए, जाकर गूगल पे डालना। भैया 50 तो ज्ञान देने वाले आएंगे, हाँ जी खाना चाहिए, 50 ज्ञान देने वाले नहीं खाना चाहिए, हो गए कंफ्यूज। बोले एक्सेसिव इंफॉर्मेशन भी वहीं पे गड़बड़ हो जाती है। तो गूगल पे तो हर चीज है, हर तरह का अपना चला रहे हैं लोग आपको, ठीक है। तो ये थोड़ी कि सब एक्सेसिव, उल्टा बोलता है ये नेगेटिव चीज है, उल्टा है। अब वो क्या, किसी को पता नहीं किसकी जेन्युइन है किसकी, और कंफ्यूज हो गए। इसलिए बोलते कई लोगों को क्या लगता है कि सर हमें तो क्या हमारे एट द टिप ऑफ द फिंगर सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, बट क्वेश्चन है क्या वो इंफॉर्मेशन रिलायबल है, जेन्युइन है, ठीक है, जो लोग वहां बता रहे हैं। अच्छा कोई भी खड़ा होकर अपने आप को एक्सपर्ट बताता है, कोई भी खड़ा होकर वहां पे एक्सपर्ट है, आप उनके बैकग्राउंड चेक करना कि साहब आधे तो उसमें से आपको मैक्सिमम लोग तो कोई एक्सपर्ट नहीं है, झूठ मूठ के एक्सपर्ट बता रहे हैं अपने आप। और जनता पागल हो जा रही है उनके वीडियो देख देख के। एनीवे आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो इसी बारे में बताया मैंने, एक्चुअल केस मैंने बताया था, मेरे सामने केस आया था कि सर एक सीए ने ऐसे क्या किया, उसको पे किया, उसने टीडीएस काट लिया। बताइए कैसे काट लिया भैया, सेपरेट जब एम्प्लॉय का कंसेप्ट ही नहीं वहां पे। इस तरह के विद एवरीवन। तो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट कैरेक्टर। ये बहुत इस बात को अच्छे से दिमाग में बिठाना है कि जब हम बोलते हैं कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी है, जब हम ये बोलते हैं इसका मतलब यही होता है, इसका मतलब ये होता है कंपनी अपने आप में एक पर्सन है एंड कंपनी के सारे काम कंपनी के नाम में होंगे, करेगा कोई और, बिकॉज कंपनी खुद आर्टिफिशियल पर्सन है, नेचुरल पर्सन तो है नहीं। लेकिन जो भी कर रहा है कंपनी के डायरेक्टर ऑफिसर एम्प्लॉय वो एजेंट है एंड कंपनी इज द प्रिंसिपल एंड एक्ट ऑफ द एजेंट इज द एक्ट ऑफ द। अच्छा कंपनी का बैंक अकाउंट कंपनी के नाम से खुलेगा, लेकिन उस बैंक अकाउंट को ऑपरेट करना, उसे चेक इशू करना एंड ऑल, कंपनी का कोई डायरेक्टर कोई ऑफिसर जिसको ऑथराइज किया गया है क्या वो साइन करेगा, ये सुनो। लेकिन हर जगह लिखा फॉर कंपनी का नाम एंड इसका तो रिप्रेजेंट करना था, हम बोलते फॉर दिस कंपनी का देन साइनिंग। तो आप ये बता रहे हैं मैं इसके बिहाफ पे साइन कर रहा हूं, इसका मतलब वो क्या है, प्रिंसिपल है, मैं क्या है, एजेंट है। तो हर जगह से होता है। अच्छा रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के इतने प्रॉफिट्स होते हैं, मुकेश अंबानी बोलते जी सब मेरे हैं, बोल सकता है क्या आपको जो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट होगा बिटवीन द रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड एंड मुकेश अंबानी द एमडी चेयरमैन का मैनेजिंग डायरेक्टर, उस सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में जो तय हो रखा हो क्या उतना ही मिलेगा, चाहे आपकी कंपनी के प्रॉफिट कितने भी हो, हाँ या ना। ये सुनो, तो ये अंडरस्टैंड दीज थिंग्स ऑल्सो कि सब एक्चुअली किस तरीके की चीज चल रही हैं। कई बच्चों को लगता है कंपनी और डायरेक्टर, बहुत लोगों ने देखा डायरेक्टर तो कंपनी के मालिक होते हैं, ये लाला जी की दुकान थोड़ी है यार, गले में जो आया सब मेरा है। फिर कंपनी मॉडल भी अलग है ना, कंपनी मॉडल अलग है, अंडरस्टैंड दिस थिंग, ठीक है। अच्छा रियल ओनर कंपनी के क्या डायरेक्टर होते हैं, वो शेयर होल्डर होते हैं। रियल अगर ओनर बोलना है, सुनो कंपनी का सुनो टेक ओवर हो जाता है, तो टेक ओवर के डायरेक्टर रूट से होता है शेयर होल्डिंग रूट से। नॉर्मली जो कंपनी के प्रोमोटर्स होते हैं उनका कंट्रोल होता है और वो सबसे बड़े शेयर होल्डर होते हैं। अच्छा उससे ज्यादा शेयर किसी और के पास, किसी कंपनी के पास हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, क्या कंट्रोल चेंज हो जाएगा, कंट्रोल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो डायरेक्टरशिप के थ्रू हो रहा है, शेयर होल्डिंग के थ्रू हो रहा है। हम बोलते हैं रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड मुकेश अंबानी द मोस्ट पावरफुल पर्सन, जितने लोग की भी इन्वॉल्वमेंट है, जितने लोगों ने पैसा लगा रखा है, वाई बिकॉज ही द बिगेस्ट शेयर होल्डर। अच्छा कल के दिन वो अपने शेयर बेच दे किसी को, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, तो विल ही कंटिन्यू एज द सीएमडी, वो बोले भैया तू हट, सबसे बड़ा शेयर होल्डर मैं अपना बंदा बनाऊंगा, अपॉइंट करूंगा, मैं खुद बनूंगा, किसी को अपॉइंट करूंगा, आया ना। तो कंट्रोल किसके थ्रू हो रहा है, डायरेक्टरशिप के थ्रू हो रहा है, शेयर होल्डिंग रूट से हो रहा है। लोग उल्टा समझते हैं डायरेक्टर कंपनी के मालिक होते, क्या कर रहे हो यार। लॉ से द शेयर होल्डर्स अपॉइंट द डायरेक्टर, शेयर होल्डर्स अपॉइंट द डायरेक्टर। अच्छा ये भी आप पढ़ोगे, फाउंडेशन में भी शायद एक पॉइंट मैंने पढ़ाऊंगा यहाँ पे कि डायरेक्टर जो कभी भी किसी मेंबर को कंपनी से निकाल नहीं सकते हैं, एक्सपल्शन अलाउड नहीं है, मेंबर को कंपनी से निकालना अलाउड नहीं है, वो अपनी मर्जी से जाए, लेकिन आप सोचेंगे मैं निकाल दूं किसी को, मेंबर टर्मिनेट कर दो, पॉसिबल नहीं है।
अच्छा, बायबैक का ऑफर आता है, कंपनी बायबैक करना चाहे तो कंपनी क्या कंपल्शन कर सकती है कि बायबैक करवाना पड़ेगा? तो ऑफर ही दे रही है ना, सामने वाला ऑफर एक्सेप्ट ना करे तो वैसे निकाल दोगे या नहीं? तो सोचो डायरेक्टर चाह के भी नहीं निकाल सकता उसको, लेकिन डायरेक्टर को अपॉइंट कौन कर रहा है? शेयर होल्डर। और एक प्रोविजन में पढ़ोगा, फाइनल पढ़ोगे सब चीजों, कि डायरेक्टर का टर्म, मान लीजिए डायरेक्टर 3 साल के लिए अपॉइंट हुआ, 4 साल के जो भी टर्म के अपॉइंट हुआ, और उसकी परफॉर्मेंस से शेयर होल्डर खुश नहीं है, वो चाहे तो उसको टाटा बाय बाय कर सकते हैं, 20 में हटा सकते हैं। तो सोच के देखो सारा कंट्रोल कहां पे चल रहा है? शोल्डिंग रूट से चल रहा है। इवन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ डायरेक्टर, जितने टाइम के लिए अपॉइंट उससे पहले, इफ द शेयरहोल्डर्स आर नॉट सेटिस्फाइड विद हिज परफॉर्मेंस, इफ दे वांट टू टर्मिनेट हिम, दे कैन टर्मिनेट हिम, देयर प्रोविजंस इन द लॉ फॉर दैट। लेकिन शेयरहोल्डर को डायरेक्टर जबरदस्ती निकालते कंपनी से पॉसिबल ही नहीं है। तो उस एंगल से अगर देखोगे तो चीज को समझोगे सब चीज किस तरीके से, ठीक है। और आप जनरली लोग अपने नोशन बना के विदाउट अंडरस्टैंडिंग द लीगल प्रोविजन, वो क्या कर कुछ भी समझते हैं, तो फिर क्या होता है? अच्छा, जो कंपनी को एजीएम होती है, एनुअल जनरल मीटिंग होती है, एजीएम पढ़ोगे आप, हर कंपनी में मैंडेटरी हर साल एजीएम करना ही करना है। ईजीएम हो ना हो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। अब बड़ी बड़ी कंपनी को एजीएम में कभी मौका लगे जाइए, इवन इफ यू होल्डिंग वन शेयर यू कैन गो बिकॉज यू आर शेयर ऑफ अ कंपनी। मतलब कई लोगों को मैंने देखा है, बंदे के पास सिर्फ कंपनी के 5 शेयर हैं, 10 शेयर हैं, उससे मतलब नहीं है, शेयर होल्डर कंपनी का, कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर को पानी पिला देता है। पढ़ा लिखा है, नॉलेजेबल है, वो लॉ के प्रोविजन कोट करके इतनी हालत खराब कर देता है, जवाब पसीने पसीने हो जाता है। वो सामने बैठे जवाब दो, शेयर होल्डर, यू आर आंसरेबल टू द शेयर होल्डर, हु आर द ओनर ऑफ द कंपनी, शेयर होल्डर, यू आर आंसरेबल, यू आर मैनेजिंग देयर बिजनेस। पता जो यहाँ डाइस पे जो हम डायरेक्टर बैठे होंगे, मान लीजिए आप लोग शेयर होल्डर हैं, यहाँ डाइस पे डायरेक्टर बैठे होंगे, तो पता वो एड्रेस करते कैसे शेयर होल्डर को? दिस द परफॉर्मेंस ना कंपनी के बैलेंस शीट में, दिस द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ योर कंपनी, ऐसे बोलते हैं वो। अगर उसने बोल दिया ना दिस द फाइनेंस ऑफ माई कंपनी, लोग जूता दिखाएंगे, तेरी कहां से हो गई, पैसा हमने लगाया है। समझते कि लैंग्वेज पर ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे बोलते हैं दिस द फाइनेंस ऑफ योर कंपनी, हम तो सिर्फ मैनेज कर रहे हैं, बिजनेस तो आपकी कंपनी है। लैंग्वेज भी वो यूज करते हैं इस तरह की। तो ये सब चीज मैं इसलिए बता रहा हूं, अंडरस्टैंड की एक्चुअल रियलिटी क्या है। और तुक्के मारने वाले तो सब कुछ भी अपना अंदाजा, अब किसी को कुछ पता नहीं है, कुछ भी अंदाजे मारते रहते हैं कि सब कंपनी में ऐसा होता है, कुछ पता ही नहीं, अंडरस्टैंडिंग नहीं उनको। जाके देखा वहां पे शोल्डर से कितने तमीज से पेश आते हैं, चाहे वो कंपनी के डायरेक्टर हो, मैनेजिंग डायरेक्टर हो, क्योंकि उसको पता है भैया ये अपने पे आ गया ना तो यहाँ पानी पिला देगा ये। और है मैंने देखा जो लोग नॉलेजेबल हैं, जिनको पता। अच्छा, ज्यादातर क्या होता है, पैसा तो लगा दे लोग, शेयर होल्डर शेयर खरीद लिए, लेकिन उनको नॉलेज होती है। कई बच्चे में से आके पूछते हैं, सर मेरे पास 10 शेयर है, क्या मैं जनरल मीटिंग अटेंड कर सकता हूँ? 10 का 1 में भी कर सकते हो। उसको क्या लग रहा है 10 में तो छोड़ो, मेरी क्या वैल्यू है? क्यों? यू आर ऑल्सो शेयर होल्डर, यू आर ऑल्सो शेयर होल्डर। अच्छा, लॉ में एक पढ़ोगे, एक वोटिंग होती है शो ऑफ हैंड्स पे। जैसे जनरल मीटिंग में किसी मैटर वोटिंग होगी तो हाथ खड़े कर वोटिंग आती है। तो शो ऑफ हैंड्स पता क्या होता है? इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ शेयर यू होल्डिंग यू गेट 1 वोट। मतलब क्या हुआ, आपका 1 शेयर तब भी 1 वोट है, और 1 लाख शेयर तब भी 1 वोट है, 1 करोड़ शेयर तब भी 1 वोट है। तो आप 1 करोड़ के बराबर भी खड़े हैं आप, लॉ में लिखा हुआ है। शो ऑफ हैंड्स होता है पोल में, देयर इज अनदर मेथड ऑफ वोटिंग पोल, वहां ऐसा नहीं होता, लेकिन पहले वोटिंग शो ऑफ हैंड्स होती है। अब सोच के देखो, जो इसका 1 करोड़ शेयर है वो भी आपको 1 ही वोट दे रहा है, और आपका 1 शेयर आप भी 1 वोट, तो आपने कम क्यों समझ रहे हो? अब ये सब चीज पता नहीं है ना, पता अंडरस्टैंडिंग अगर आपको है तो फिर आप ये सब क्वेश्चन नहीं करेंगे। कई लोगों को दिमाग में आता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि साहब मेरे एज ए राइट्स, एज ए शोल्डर क्या राइट्स हैं, पता है तो फिर ये सवाल नहीं आएगा। तो उसको लगता है कि साहब मेरे पास तो 10 ही शेयर है तो मैं जा सकता हूं। क्यों नहीं जा सकते? यू आर वेल इंटाइटल्ड टू अटेंड अ मीटिंग, बिकॉज अल्टीमेटली यू आर ऑल्सो शेयरहोल्डर, यू आल्सो शेयरहोल्डर ऑफ अ कंपनी। क्लियर है? एंड जो लोग जाते हैं जिनको समझ है, मैंने देखा है बहुत अच्छे से, मैनेजमेंट को बहुत तमीज से उनसे पेश आना पड़ता है। एनीवे देखिए, अच्छा इसमें फिर वही कहानी क्या है, बिकॉज इग्नोरेंस, पता ही नहीं अपने अधिकारों के बारे में, पता ही नहीं, हमें समझ ही नहीं है कि हमारे क्या अधिकार होते हैं एज ए शेयरहोल्डर, एज ए मेंबर ऑफ ए कंपनी। और एज ए रिजल्ट क्या होता है कि आप अपने राइट्स का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, और समझ नहीं है कि साहब मेरी क्या इंपॉर्टेंस। एनीवे अल्टीमेटली कंपनी बिलोंग्स टू द शेयरहोल्डर, उस सेंस में अगर देखा, ओनर में देखना है तो कौन है, पैसा उन्होंने लगाया, अल्टीमेटली इट इज देयर बिजनेस, द डायरेक्टर्स ओनली मैनेजिंग, फॉर दैट दे आर गेटिंग सैलरीज एंड ऑल दैट। ठीक है, now with this we have completed the first characteristic company, that is the separate legal, and it is the most important मैंने बताया था। second characteristic company, that is the जो सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक में मैं ये नहीं ले रहा, आपको लिमिटेड लायबिलिटी, इसमें टाइम लगेगा। तो थर्ड इसकी जगह हम लेते हैं, वो नंबर 1 की बात है, परपीचुअल सक्सेशन।
कोई तुम बैठोगे भी नहीं, थोड़ी देर मैं एक्स्ट्रा बिठाऊंगा तो बोलोगे सर हो गया, अभी सर रिजल्ट तो आने दो। हाँ वो मुझे होता है, तो वो क्या होता है, जब तक रिजल्ट नहीं आता, भले आपका पेपर कितना भी अच्छा गया हो, बोले गर्दन में तलवार तो लटकी रहती है। लोग कभी सुबह उठे, रात को एकदम सुबह सुबह सपने में वो रिजल्ट आ गया, मैं फेल हो गया, ठीक है, तो होता है इस तरह, वो चलता रहता है, ठीक है। और जब रिजल्ट आता है ना, पूरी क्लैरिटी मिल जाती है कि हाँ अब रास्ता ये है, अब रास्ता ये है, ठीक है। तो थोड़ा उस समय तो थोड़ा लाइट लाइट चलता है, लेकिन रिजल्ट आने के बाद फिर इंजन थोड़ा सा तेज भगाते हैं, ठीक है। देखिए परपेचुअल सक्सेशन। अच्छा, परपेचुअल सक्सेशन का कंसेप्ट क्या है कि बेसिकली कंपनी के अंदर जो मेंबर्स हैं वो चेंज होते रहें, लेकिन कंपनी के मेंबर्स के चेंज होने से कंपनी की एंटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। परपेचुअल मींस कंटिन्यूअस, मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ द चेंज इन मेंबर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी कैन कंटिन्यूअसली सक्सीड, मतलब कंपनी कंटिन्यूअसली चलती जाएगी बाय द सेम एंटिटी, कंपनी की एंटिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। प्रैक्टिकली उठा के देखो, आज इतनी सारी लिस्टेड कंपनीज हैं जिनके शेयर की ट्रेडिंग ऑन द स्टॉक एक्सचेंज होती है, क्या उनके डेली बेसिस पे कितने मेंबर्स चेंज होते होंगे? हाँ है ना। अच्छा, कोई शेयर बेच रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? मेंबर सीज हो रहा है। और कोई खरीद रहा है, मेंबर बन रहा है। तो क्या उस कंपनी की कोई पहचान में फर्क पड़ रहा है क्या? अच्छा, इवन एक कंपनी के 100% मेंबर्स हम चेंज कर दें, 100% मेंबर्स चेंज कर दें, क्या कंपनी विल रिमेन द सेम और कंपनी विल बी चेंज? कंपनी की तो एंटिटी वही है, कंपनी की तो एंटिटी, तो इस बोले कंपनी के मेंबर्स के चेंज होने से कंपनी की पहचान में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एंड दिस कैरेक्टर इज कॉल्ड द परपेचुअल सक्सेस। आप देखो लॉजिक समझिएगा इसके पीछे। इवन ना सारे कैरेक्टर अल्टीमेट घूम फिर के सेपरेट लीगल एंटिटी से आ जाएंगे। अतः एक तरफ कंपनी है और एक तरफ मेंबर्स है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी, क्या ये सेम अलग अलग है? अलग, फिर कंफ्यूज, अलग अलग है ना। कंपनी सेपरेट फ्रॉम द मेंबर्स, ठीक है, ये अलग है और ये अलग है, क्लियर है। चेंज कहां आ रहा है इसमें? मेंबर्स चेंज हो रहा है ना, मतलब मेंबर्स में गो, मेंबर्स में कम, ठीक है, कोई बंदा चला गया, कोई नया आ गया, बट कंपनी कैन गो फॉर, कंपनी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसका मतलब क्या हुआ? चेंज यहां हो रहा है और ये अलग अलग है, तो इस पे क्यों इंपैक्ट आएगा? इस पे क्यों इंपैक्ट आएगा? क्योंकि अगेन ये कंसेप्ट किसके साथ कनेक्ट हो रहा है? सेपरेट लीगल एंटिटी से। क्योंकि कंपनी हैज गॉट अ एंटिटी ऑफ इट्स ओन विच इज सेपरेट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, दैट इज द मेंबर्स। और चेंज कहां हो रहा है? मेंबर्स में। तो मेंबर्स के चेंज होने से इसकी एंटिटी पे क्यों फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। एंड दैट इज कॉल्ड, चाहे मेंबर्स में चेंज आता रहे, मेंबर्स में कम, मेंबर्स में, कंपनी कैन गो फॉर एवर। एंड दिस कैरेक्टर इज कॉल्ड परपेचुअल। कंटिन्यूअसली कंपनी चलती रहेगी, कंपनी की अंटिल वाइंडिंग अप हो जाए, वो अलग बात है। मेंबर्स के चेंज होने से कंपनी की एंटिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा। अच्छा, इसी को हम पार्टनरशिप फर्म से कंपेयर करें। अच्छा, फर्म के कॉन्स्टिट्यूएंट कौन होते हैं? पार्टनर्स। क्या जब भी उसमें पार्टनर चेंज हो, कोई नया बंदा पार्टनर बना, एडमिशन ऑफ ए न्यू पर्सन पार्टनर, या पुराना कोई पार्टनर रिजाइन कर दिया, उसको आपने एक्सपेल कर दिया, मुझे बताइए क्या वहां फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है? अच्छा, रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? एज इफ द ओल्ड फर्म हैज बीन डिसॉल्व एंड न्यू फर्म हैज कम इनटू पिक्चर। अच्छा, क्यों हो रहा है? बिकॉज फर्म और पार्टनर अलग अलग नहीं है। फर्म एंड पार्टनर बोला, व्हाट इज फर्म? कलेक्शन ऑफ ऑल द पार्टनर। तो पार्टनर में चेंज हो रहा है, फर्म में चेंज आ रहा है। फॉर्म मतलब फॉर्म इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द पार्ट। तो सारी बातें वहीं से कनेक्ट होगी, बेसिक चीज से पकड़ लीजिए आप। इज अ फॉर्म इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द पार्ट। इसे बोलते हैं जब भी पार्टनर में चेंज, फॉर्म में भी चेंज आ रहा है। लेकिन यहां पे मेंबर्स में चेंज आने से कंपनी में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। वाई? बिकॉज कंपनी इज सेपरेट फ्रॉम दम। तो अल्टीमेटली जो परपेचुअल होता है, मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, मतलब नए बनते मेंबर बन सकते हैं, पुराने जा सकते हैं, मेंबर्स में गो, बट कंपनी कैन गो फॉर, मतलब इसमें चेंज हो रहे हैं, बट इससे कंपनी की एंटिटी पे कोई फर्क नहीं। प्रैक्टिकली देख लो ना, लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड अनलिस्टेड कंपनी में भी शेयर ट्रांसफर हो सकते हैं, बट वहां फ्रीक्वेंटली इतने नहीं होते, बहुत रेयर होता है। लेकिन लिस्टेड कंपनी में तो रोज ही पता नहीं कितना हो रहा है। कंपनियों की पहचान में कोई फर्क पड़ रहा है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एंड दिस एबिलिटी ऑफ द कंपनी टू मेंटेन इट्स एग्जिस्टेंस इररिस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन मेंबर्स इज टेक्निकली कॉल्ड द परपेचुअल। परपेचुअल कंटिन्यूअसली आप सक्सीड करते रहेंगे, मेंबर्स के चेंज होने से आप पे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एंड दिस टेक्निकली कॉल्ड परपेचुअल सक्सेशन। क्या ये कैरेक्टरिस्टिक किससे कनेक्टेड है? विद द कंसेप्ट ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी, विद द कंसेप्ट ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी। अच्छा, इस कैरेक्टर से बेस ऐसे बहुत सारे एग्जाम में, आपके फाउंडेशन में भी क्वेश्चन आते हैं और इंटर में भी कभी कभी पूछ लेते हैं। ठीक है, आपको एक कंपनी है, उस कंपनी के टोटल 5 मेंबर हैं, मान लीजिए कोई प्राइवेट कंपनी है या पब्लिक कंपनी, टोटल 8 मेंबर है, 10 मेंबर है।
और वो सब एक ही फैमिली के लोग हैं, जैसे सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड वाला केस है, वो कहीं घूमने गए, ठीक है, एंड वो जिस प्लेन से जब प्लेन क्रैश हो गए सारे मर गए, तो क्या कंपनी अभी भी एग्जिस्ट करती है? या तो अल्टीमेटली जो क्वेश्चन बना है किस कंसेप्ट बेस्ड? परपेचुअल सक्सेशन, एंड परपेचुअल सक्सेशन इटसेल्फ बेस्ड ऑन सेपरेट लीगल एंटिटी, ये सुनो। इसका मतलब अल्टीमेटली आंसर देते थे मैं आपको परपेचुअल सक्सेशन स्टार्ट करना है और आपको समझाना है कि भाई मेंबर सारे मर गए बट कंपनी ऑफ मेंबर अलग अलग हैं, एंड कंपनी की पहचान, कंपनी अभी भी एग्जिस्ट करती है, कंपनी अभी भी। ऐसा था, एक कंपनी की जनरल मीटिंग हो रही है, सारे मेंबर्स मीटिंग में बैठे थे और वहां बम एक्सप्लोजन हो गया, सारे मेंबर के मर गए। अब तुम सोचोगे साहब ये मुझे चौथे पे को बुला रहे हैं, तुम सोचोगे साहब कंपनी लोग पेपर में, हमें इन सब चीजें मतलब नहीं है, तो खाली एक बेस क्वेश्चन का एक बैकग्राउंड बना दिया, बट अल्टीमेटली बेसिकली आपको समझना है कि वो परपेचुअल सक्सेशन रिलेट कर कंपनी अभी भी एग्जिस्ट करे। अच्छा, कई बच्चों को सवाल होता है कि सारे मेंबर मर गए तो सब मेंबर कौन होगा? अच्छा ये बताओ, लॉजिकली सोचिए, मेंबर कौन है बता दो? मेंबर अभी नहीं है बट फिर भी कंपनी एग्जिस्ट करती है। अच्छा तो एक, ध्यान सुना, एक एक्स लिमिटेड कंपनी में इन्वेस्टमेंट थी, शेयर्स ले रखे थे। नॉर्मली किसी की डेथ हो जाती है तो उसके जो एसेट्स होते हैं किसको चलते हैं? लीगल हायर को, लीगल जो भी आपको या तो उसने कोई नाम विल वगैरह बना रखे हो, जो भी मतलब जो भी इंटाइटल्ड है। अच्छा तो एक की जो इन्वेस्टमेंट एक्स लिमिटेड में थी वो भी तो एसेट है, तो वो भी तो एसेट। आप अपनी बैलेंस शीट बनाओगे और आपने किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा है तो क्या दिखाओगे? अपने एसेट साइड में, बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाओगे, तो वो भी तो एक एसेट है, तो भी कहा जाएगा लीगल है। तो उसके लिए तो आपको क्या एक बार बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ शेयर। अच्छा, ट्रांसफर में क्या हम अपनी मर्जी से किसी को अपने शेयर ट्रांसफर करते हैं? और एक टर्म होता है ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, मैं पढ़ाऊंगा आगे, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। तो वहां भी शेयर ट्रांसफर होते हैं बट वहां कोई अपनी मर्जी से कुछ सिचुएशंस होते हैं, जैसे किसी मेंबर की डेथ हो जाए, कोई मेंबर की इंसॉल्वेंसी हो जाए तो उसके शेयर ट्रांसमिट होते हैं, वो भी ट्रांसफर ही होंगे। लेकिन क्या ये अपनी मर्जी से हो रहे हैं बाय ऑपरेशनल लॉ? तो होगा क्या कि साहब जिन मेंबर्स की डेथ हो गई उनके शेयर जो कंपनी में थे क्या उनके लीगल हायर्स के नाम में आगे मूव होंगे, दैट इज कॉल्ड टेक्निकली ट्रांसमिशन। तो वो तो होते रहेंगे। लेकिन क्वेश्चन है कंपनी अभी भी एग्जिस्ट कर रही है, बिकॉज सब मेंबर तो चेंज हो जाएगा, पहले वाले चले गए, इससे कोई फर्क नहीं, कंपनी इज स्टिल इन एग्जिस्टेंस, कंपनी इज स्टिल इन एग्जिस्टेंस। तो एक बार ये बुक में देखिए, और ये कई बार ना ये जो मैंने सेंटेंस को अंडर बोल्ड भी किया हुआ है, कई बार ये खाली सेंटेंस दे देंगे, एन इनकॉर्पोरेटेड कंपनी नेवर डाइज, ठीक है, ये नेवर डाइज की जगह लिखिए एक्सेप्ट इट इज वाउंड अप। अगर ये वाइंडिंग अप हो जाए तो अलग बात है, अगर वाइंडिंग अप कर दे तो अलग बात है। कॉमा लगा गया एक्सेप्ट इट इज वाउंड अप, पूरा लिख लेना, वाउंड अप WU मत लिखना, ठीक है, एक्सेप्ट इट इज वाउंड अप। जब तक इसकी वाइंडिंग अप नहीं करते कभी भी एक कंपनी कभी भी आपको टर्मिनेट नहीं होती, चलती रहती है। देयर परपेचुअल सक्सेशन देयरफॉर मींस, लिख लिए एक्सेप्ट इट इज वाउंड अप। Perpetual succession therefore means that the members of company may keep changing from time to time, but does not affect its continuity. Company continuity, member may come, अब यो मैंने बोल्ड किया हुआ, कई बार सेंटेंस दे देंगे, members may go, members may come, and company can go for comment on this statement. तो आपको पकड़ना पड़ेगा साहब ये कमेंट अल्टीमेटली किससे रिलेटेड है? परपेचुअल सक्सेस। द कंपनी विल रिमेन द सेम एंटिटी डिस्पाइट द टोटल चेंज इन द, पूरे के पूरे मेंबर्स तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। The perpetual succession denotes the ability of a company to maintain its existence by the constant succession of new individual who step into the shoes of those who cease. जो तो पुराने मेंबर सीज हो रहे हैं और उसकी जगह कौन ले रहे हैं? नए। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कंपनी कैन कंटिन्यू फॉर एवर। एंड दिस एंड अगेन ये कैरेक्टरिस्टिक किससे कनेक्टेड है? विद द कंसेप्ट ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी। सो आज हमने दो कैरेक्टरिस्टिक पढ़े, सेपरेट लीगल एंटिटी और ये, और एक डेफिनेशन और उससे रिलेटेड बहुत सारी बातें पढ़ी, ठीक है। एंड बाकी हम कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। I hope you enjoyed the lecture. Chalo, thank you.